बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम हज़रात जो हैं और ख़वातीन जो हैं वो खैरियत से होंगे, और पर्टिकुलरली जो हमारी ऑडियंस है पेरेंट्स इंशाअल्लाह ताला खैरियत से होंगे। हमारे साथ आज की गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं मौलाना अली अज़ीम शिराज़ी साहब, जिनकी पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ है पेरेंटिंग में, रिलेशनशिप काउंसलिंग में, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। या मोस्ट वेलकम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुरू करने से पहले थोड़ा सा अगर आप अपने काम के बारे में बताइए कि आपका काम, आपकी एक्सपर्टीज़ और आप दुनिया के किन किन ममालिक में काम कर चुके हैं, और पेरेंटिंग के हवाले से और बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से जो आपका काम है वो क्या है, किस नौइयत का है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि समंदर के किनारे खड़े होकर लगता है कुछ है ही नहीं, कुछ किया ही नहीं है। इतना कुछ माशाल्लाह की जो खिदमत है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमें नॉर्मली जो है वो साहिबाने अमामा और साहिबाने अबा ख़ुबा की जानिब से इस किस्म के काम की जो है वो एक बहुत कमी फील होती है, तो आप माशाल्लाह एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इस हवाले से। जी, कोशिश हमारी ये रही है कि हम जो इस्लामिक तरबियती सिस्टम है उसके ऊपर काम करें, और जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि अगर हमें औलाद की तरबियत करनी है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है। ओके। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट हमने लिया कि आप शरीक हयात का सही इंतखाब करें। सही है, क्योंकि उन्होंने ही वालिदैन बनना है। तो हमने वहाँ से स्टार्ट लिया, और उसके लिए हमने कई साल पहले किताबें लिखी, वर्कशॉप्स किए, सेमिनार्स किए, मुख्तलिफ़ जगहों पे किए, मुख्तलिफ़ मुल्कों में किए, और उसका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि अवेयरनेस डेवलप की जाए कि हम शरीक हयात को कैसे इंतखाब करें, किन क्राइटेरिया स्टैंडर्ड्स पर करें। और उसके बाद फिर अगला स्टेप जो हमने किया वो मियाँ बीवी की रिलेशनशिप पे किया। तो ये काम हमने पाकिस्तान में स्टार्ट किया था। फिर जब हम कुम गए वहाँ पे हमने इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया, वहाँ पे ट्रेनिंग की लोगों की, जो ख़वातीन और हज़रात की, कि वो इस मौजू पे काम करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने स्कूल ज्वाइन किया, स्कूल्स में, मदारिस में इसको एज अ सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किया, इस पे एजुकेशन करिकुलम बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 200 आवर्स का एक मेरा प्रोग्राम है कि जिसमें मैं ये तमाम चीज़ों को समराइज़ करता हूँ। ओके। और वो कराता हूँ। इस वक्त मैं दारुस्सलाम में पिछले 8 साल से ख़वातीन को तरबियत औलाद पे, इस्लामिक पर्सपेक्टिव एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी दोनों पे, इस पे हम इनको एजुकेट कर रहे हैं। ओके, दैट्स अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन। जी, और यही हमें आज की ज़रूरत भी यही है, क्योंकि दुनिया में आपको दोनों एंगल से पता होना चाहिए कि क्या बेस्ट है, आप वो ले लें और उसको अप्लाई करें ज़िंदगी में। अच्छा, अगर हम बात को इस तरह से लेके चलें कि एक ट्रू इस्लामिक पर्सपेक्टिव में हम तरबियत को डिफ़ाइन कैसे करेंगे? यानी बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे होते हैं पेरेंट्स के कि हमने अपने बच्चों को जो वो बेस्ट गैजेट्स लेके दिए हुए, बेहतरीन उनके पास जो है वो लग्जरी लाइफ है, हर तरह की सहूलत है, हर तरह का उनके पास इंटरनेट, लैपटॉप, एवरीथिंग अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे। सही है। इसका मतलब ये कि यानी वो अपने जहन में जो फ्रेमवर्क बना रहे हैं तरबियत का, वो सिर्फ एक लग्जरी लाइफ और सिर्फ एक एंजॉयमेंट्स और एक अच्छा खाना, अच्छा पहनना, बेहतरीन बैंड, वो सारा इसको समझ रहे हैं। तो हम एक इस्लामिक फ्रेमवर्क में अगर देखें तो तरबियत को डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है। हम तरबियत को डिफाइन कैसे करेंगे? हाँ, नहीं, सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी अहम सवाल है। हम लोग जो कुछ सुनते हैं ना उसी को सब सही समझते हैं जी, और उसी को हम मानते हैं कि यही हो रहा है, सोसाइटी में यही हो रहा है। हाँ। तो फिर इसी को मान लिया जाए, नॉर्म यही है। एग्जैक्टली, बस वो एक दौड़ चल रही है। हाँ, सबकी यही समझ, उसके पास ये है, इसके पास ये है। हाँ जी, यानी सक्सेस की हम क्या तारीफ करते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, एग्जैक्टली। अगर आप ये कहेंगे कि सक्सेस ये है कि आपके पास वेल्थ हो, कॉन्टैक्ट्स हो, ये हो वो, तो यही आप समझेंगे कि इसी की नॉर्मल एक डेफिनेशन एग्जैक्टली यही है सक्सेस की, ये चीजें हैं। हाँ, तो फिर आप बच्चे की भी तरबियत वैसी करेंगे। इस्लाम आके जो हमें पर्सपेक्टिव देता है वो ये कहता है कि हमने इंसान के अंदर जो है ना फितरत डाली है, फितरत अल्लाह फतरत नास अलैहा। ये फितरत जो है ना इंसान की, ये कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे वो किसी भी टाइम स्पेस में हो, चाहे वो कोई भी जेंडर हो, किसी भी एरिया में कुछ भी हो, फितरत सबकी एक है। अब उस फितरत को स्टडी करना है इस्लाम के पर्सपेक्टिव से, ना कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से, कि वो ह्यूमन नेचर की बात करें, ह्यूमन इंस्टिंक्ट की बात करें, उस पर्सपेक्टिव से नहीं, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से। तो जब हम फितरत की बात करेंगे तो फितरत को नर्चर करना है। हमें कोई चीज़ बच्चे के अंदर डालनी नहीं है, जो चीज़ है ना उसको निकालनी, उसको सिर्फ एक्सप्राउट करना है, उसकी चीज़ों को, उसको इन्हांस करना है, उसको इंक्रीज करना है, उसको नर्चर करना है। तो आपको बहुत सारे लोग ये मिसाल देते हुए मिलेंगे
जैसे एक माली की मिसाल देते हैं कि वो ज़मीन पे बीज आपने बोया है, उसके बाद आप पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहा है, वो दरख्त बन रहा है। ये एक आम मिसाल है, ठीक है। लेकिन इससे थोड़ा सा आप आगे जाएंगे ना, तो जब हम बच्चों की तरबियत की बात कर रहे होते हैं तो हम उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने मिसाल के तौर पे इंसान की फितरत में सेंस ऑफ परफेक्शन रखा है। हर इंसान चाहता है कि वो बेहतर से बेहतर हो, उसके नेचर में हर अच्छी चीज़ को पसंद करता है, सेंस ऑफ ब्यूटी रखी है, सेंस ऑफ नॉलेज है ना। तो ये जो उसकी फितरी चीज़ें ना, खुदा चाहता है ये डेवलप हो। तो माँ बाप का काम तरबियत में उसके लिए ग्राउंड बनाना होता है। हम सिर्फ ग्राउंड बनाने का काम करते हैं, वो खुद ब खुद बनता चला जाता है। जैसे सेब का जो बीज होगा उससे सेब ही का दरख्त बनेगा, सही, उससे आम नहीं निकलने वाला। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे मेरे ख्याल में, आपकी बात से मैं कंटिन्यू करूँ, वो जो सेंस ऑफ परफेक्शन है वो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ मटेरियल सक्सेस है कि जितनी बड़ी गाड़ी का मॉडल है उतना सक्सेस का लेवल है। अब वो पूरी ग्राउंड बनाएंगे कि सेंस ऑफ परफेक्शन सिर्फ फिजिकल रियाम पे आना शुरू हो जाए, कि जितने ज्यादा फिजिकल सक्सेस एक बच्चे की हो रही है, इसका मतलब ये कि उतना ज्यादा वो उस परफेक्शन की तरफ जा रहा है, जबकि वो जो एक्चुअल फितरत है वो एक डिफरेंट चीज है। देखिए ना, हमारी माएँ हमें क्या कहती हैं बचपन में, बेटा खूब पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, बड़ा आदमी बनना है तुम्हें, तुम्हारे पास बड़ा घर हो, बैंक बैलेंस हो, तुम्हारे लिए मैं चांद से दुल्हन लाऊंगी, तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। जो एग्जाम्पल सेट कर रही होती है माए, वो भी एग्जैक्ट एक फिजिकल वो वाली होती है। तो फिर हमारे जहन बचपन से ऐसे ही बन जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन असल बात ये है कि भाई हमें तो जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है वो ये कि हमें तो खुदा से नज़दीक होना है ना, हमें एक अच्छा इंसान बनना है, पहले तो एक अच्छा इंसान बनना है। फिर हमारे जो डिफरेंट रोल्स हैं, एज अ मिसाल के तौर पे एज अ बेटा, एज अ भाई, एज अ शौहर, कोई भी जो हमारा जो रोल है वो भी हमारे लिए डिफाइन होना चाहिए ना तरबियत में। तो बस हम अगर इसको समराइज़ करें तो इंसान के अंदर छुपी हुई इस्तेदाद को बाहर लाने के ग्राउंड्स को तैयार करने को तरबियत कहते हैं। वो तरबियत कहते हैं, ठीक है, ठीक है, दैट्स परफेक्ट। अच्छा, इसका पहला जो लेवल है, पहली जो स्टेज है वो आपने डिफाइन की कि जो शादी है खुद इटसेल्फ, यानी जिस गोद में उस बच्चे ने तरबियत पानी, उस गोद का जो इंतखाब है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बच्चे की पहली दर्जगाह जो है ना वो माँ की गोद है। एग्जैक्टली। तो पहला क्राइटेरिया जो है वो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, स्पाउस सिलेक्शन है, ठीक है। चलें, अच्छा, अब हम उन ऑडियंस से बात करते हैं जो स्पाउस सिलेक्शन के मरहले से गुजर चुके, वो हो चुकी, बच्चे अब हो चुके, बच्चे भी हो चुके, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्राउंड है वो कैसे प्रोवाइड करें, यानी बेसिक अब स्टेप क्या होगा कि फर्ज कीजिए वो बच्चे जो बिल्कुल 1-2 साल के हैं, कुछ पेरेंट्स ने अब उनके लिए ग्राउंड मुहैया करनी है, यानी हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि हमने बच्चों को जो है वो बेहतरीन एजुकेशन के लिए कॉन्वेंट में डाल दिया, मतलब ऐसे स्कूल्स में डाल दिया, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि इनके अंदर वो जो इस्लामिक सही है फिक्र है वो कैसे आए। तो अब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ये जो हम फितरत की बात कर रहे हैं बच्चों के अंदर एनहांस करने की? अच्छा, तो देखिए इससे जो रिलेटेड बात होगी ना वो भी हम क्लियर करते चलते हैं। वो बात ये है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बच्चे की तरबियत करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, इस पे बात करना। हाँ, क्योंकि अभी हम अगर हम स्कूलिंग की बात करने जा रहे हैं, हम अगर कोई और एस्पेक्ट को देखने जा रहे हैं ना, तो ये क्लियर हो जाए कि बच्चे की तरबियत सिर्फ माँ बाप नहीं कर रहे, बच्चे की तरबियत सिर्फ स्कूलिंग नहीं कर रही, बच्चे की तरबियत पूरा एक एनवायरनमेंट कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम 2 एस्पेक्ट्स में इसको पहले बांट देते हैं, यानी पहला एस्पेक्ट ये होता है बच्चा खुद और बच्चे का एनवायरनमेंट, ठीक है। अब एनवायरनमेंट में स्कूल है, एनवायरनमेंट में रिलेटिव्स हैं, एनवायरनमेंट में सोसाइटी है, एनवायरनमेंट में हुकूमत है, सोशल मीडिया, ये सारा एनवायरनमेंट है। और एक बच्चा खुद है, क्योंकि ये बच्चा जो है ना ये खुदा की बेहतरीन मखलूक है, ठीक है, तो ये खुद डिसीजन मेकर भी है। बाकी जितनी भी मखलूक़ात हैं उनकी डिसीजन पावर उतनी नहीं है जितनी इंसान की है। तो बस पहला जो स्टेप है ना फैमिली, वो है बच्चे की पहली दरसगाह जहाँ से उसकी तरबियत होनी है, पहला स्टेज वो है। क्योंकि ये भी बच्चा किसी भी एक्सटर्नल से कनेक्ट नहीं हो रहा, बच्चा माँ की गोद में है या बाप की आगोश में है, बस। तो ये इसके पहले जो है ना रोल मॉडल्स हैं, यहाँ से शुरू होगा, ये स्टेज है पहला। तो फर्स्ट 2 years जो है ना 0 to 2 years ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है बच्चे की तरबियत के लिए। हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा इग्नोर इसी स्टेज को किया जाता है, जबकि जो कुछ भी हो रहा है बच्चा एक स्पंज की तरह है, जो एनवायरनमेंट है वो एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो माँ बाप जो बोल रहे हैं, जो आवाज़ें निकाल रहे हैं, जो मूवमेंट उनकी है, वो सब बच्चा देख रहा है,
और सुन रहे हैं, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, चाहे वो अच्छा है या बुरा, सब रिकॉर्ड हो रहा है। अब अनफॉर्चुनेटली अगर एनवायरनमेंट में अगर वो सुपरमैन और बैटमैन देख रहा है तो वो रोल मॉडल्स उसके अभी से डिफाइन हो गए कि हमने बड़े होकर ये बनना है, क्योंकि हम एनवायरनमेंट में ये चीज़ देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम अपने आइमा को, अपने अंबियाओं को, उनको हम एज अ रोल मॉडल दिखाई नहीं पा रहे, तो बच्चे को जो नजर आएगा वो उसी को एक्सेप्ट। किसी बच्चे को नहीं कहा जा रहा तुम्हें बड़े होकर अल्लामा हिल्ली बनना है, या उसको पता ही नहीं होगा अल्लामा हिल्ली कौन है। एग्जैक्टली। तो बच्चे का एनवायरनमेंट जो है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि सारा डाटा इंफॉर्मेशन जो है ना वो एनवायरनमेंट से ले रहा है और वो एक्यूमुलेट हो रहा है। अगर हम साइंटिफिक इस्लाम में कहेंगे तो हम कहेंगे उसके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। एग्जैक्टली। तो जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा ना। तो आप बच्चे को क्या इनपुट दे रहे हैं? अगर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, माँ बाप लड़ते झगड़ते हैं, फसाद होता है घर में, मुश्किलात है, तो बच्चा पॉजिटिव लेगा, नहीं बच्चा नेगेटिव लेगा। जैसे कंप्यूटर में प्रिंसिपल GIG गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर वो गार्बेज अंदर जा रहा है तो वही एग्जैक्ट चीज है। तो बच्चे के अंदर क्या डाल रहे हैं? खुदा ने तो उसको बेहतरीन मखलूक दी थी ना, एक माँ और एक बाप। खुदा की बेहतरीन मखलूक, दो इंसान बच्चे की परवरिश के लिए दिए थे कि भाई 0 to 2 years में, उसके बाद माँ को रखा उसके आगोश में। उसके लिए माँ का जो फीडिंग प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को वो क्या डाइट दे रही है। अतः हदीस में तो ये भी आया है कि अगर आप गीबत करें तो गोया आप पॉइजन पिला रहे हैं बच्चे को, दूध के बजाय वो पॉइजन जा रहा है बच्चे के अंदर। यानी एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है और एक मटेरियल एस्पेक्ट है, और दूध का कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है दुनिया में। आज तक कोई ऐसी चीज़ बन नहीं सकी जो दूध का अल्टरनेटिव हो, माँ के दूध का। तो बच्चे के लिए सबसे पावरफुल जो प्रोटीन है वो माँ का दूध है। अब वेस्ट ने आके उसको गाय के डब्बे में तब्दील कर दिया और और सप्लीमेंट्स बना दिया, ये वो बता दिया। तो ये इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि सबसे पहले बच्चा जब माँ के आगोश में आएगा तो वो क्या वो सीखेगा, वो एक इमोशनल अटैचमेंट एंड बॉन्डिंग सीखेगा। जब माँ बच्चे को देखेगी मोहब्बत की निगाह से तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर होगी, ठीक है ना। बच्चा हेल्दी होगा, बच्चा कॉन्फिडेंट होगा, क्योंकि इसको वही चीज़ मिल रही होगी, उससे मिल रही होगी जो उसके रहम में वो 9 महीने रहा है। तो अल्लाह ताला का एक बड़ा ज़बरदस्त मैकेनिज्म है इंसान की डेवलपमेंट का। तो वो खुदा ने माँ से शुरू किया है, माँ के नज़दीक रहेगा बच्चा। और आज की माँ जो है वो इतनी मसरूफ़ हो गई है कि उसके पास टाइम ही नहीं है बच्चे को अपना टाइम देने के लिए। तो ऑटोमेटिकली बच्चा, तो अगर मैं दूसरी इस्तिलाह में कहूँ तो बच्चा तो पहले ही यतीम हो गया। ना बाप है ना माँ है, मेट्स पाल रही हैं घर में, वही उसको बड़ा कर रहे हैं। तो बच्चा अगर बचपन में ही बॉन्डिंग नहीं सीखेगा, यानी उसको नीड नहीं महसूस होगी और उसकी नीड फुलफिल नहीं होगी, तो वो बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब बड़ा होगा। इसीलिए आप देखते हैं बच्चे आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, परेशान होते हैं, तंग करते हैं। उसकी एक वजह ये होती है कि उनकी बेसिक बचपन में जो उनकी नीड है ना, माँ की केयर, जो उसकी रिस्पेक्ट है और उसका जो वैल्यू है वो उसको नहीं मिलती। और अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ ख़त्म नहीं होती, वो फिर एक बच्चा वो नेगेटिव चीज़ फिल करना शुरू कर देता है, अल्टरनेटिव ढूंढ लेता है। हाँ, अल्टरनेट ढूंढ लेता है, और वो अल्टरनेट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव और दूसरे। आप देखें आजकल माएँ क्या करती हैं, जैसे बच्चे ने तंग किया उसको गैजेट पकड़ा दिया, हाँ मुस्तकिल, ठीक है ना, अपनी जान छुड़ा ली लेकिन उसको एडिक्ट कर दिया। मेरी कल अपने एक फ्रेंड से बात हुई थी इसी हवाले से ना, तो वो मैंने कहा कि उसका मेरे ख्याल 2-3 साल का बेटा है। अब उसने मुझे कहा कि स्क्रीन के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। मैंने कहा से 20 साल पहले क्या होता था। अब उसने मुझे बाकायदा कैलकुलेशन की, उसने कहा जैसे कोविड के बाद 24 घंटे माँ भी घर में बच्चा भी घर में, अब बच्चे को आपने 8 घंटे सुला दिया, 10 घंटे सुला दिया, बाकी 14 घंटे बच्चा क्या करेगा। अब वो 14 घंटे में से उसने कहा कि हमने बच्चे को गेम्स ला के दी, ये करके दिया, वो कर दिया, स्टिल 2-3 घंटे का स्क्रीन टाइम जो है वो तो मस्ट है। अच्छा चलिए इस हवाले से हम अगर बात करें तो क्या सोल्यूशन है, यानी कोविड जैसा टाइम था, बच्चे घर में, पेरेंट्स भी घर में, अब वो बच्चे को कितना को एंगेज करें और कहाँ तक एंगेज करें। वो फिर इजी सोल्यूशन यही होता है कि अच्छा गेम लगा के दे दी, बच्चा भी 2 घंटे सुकून में, माँ 2 घंटे अपना ड्रामा देखेगी, वो भी सुकून में, दोनों के लिए एक विन-विन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। देखें बात है सिर्फ ऑब्जेक्टिव की, हाँ ठीक है, माँ बाप का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो अपने बच्चे को कैसा देखना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड आप अपनी प्लानिंग करते हैं कि मुझे कहाँ पहुँचना है, उसकी बुनियाद पे आप प्लानिंग करते हैं ना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं, आप स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम कैसे चलेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे, किन प्रिंसिपल्स पर चलेंगे, क्या रोड मैप होगा। आज भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में, पाकिस्तान में, इंडिया में, जिन्हें अपने बच्चों को गैजेट नहीं दिया। अच्छा, है ही नहीं उनके पास गैजेट बच्चों के पास, ठीक है। वो इस चीज़ को समझते हैं कि सोशल मीडिया का अल्टीमेट रिजल्ट करप्शन है, स्पिरिट की, सोल की इम्प्योरिफिकेशन है उसमें।
जो अगर आप इसकी इंजीनियरिंग को समझ लेंगे ना, सोशल मीडिया की इंजीनियरिंग को, तो वो आपके रूह को करप्ट कर रही होती है। एग्जैक्टली, आपको एडिक्ट बना रही होती है। एग्जैक्टली, वैसे ही वो आपको माइंडलेस कर देती है कि जो वो दिखाना चाह रहे हैं बस वो आप देखे जा रहे हैं। एल्गोरिथम वाली बात। एग्जैक्टली, वो घंटों आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें आपकी कोई कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है वहाँ। तो अगर किसी बच्चे की बचपन से प्योरिफिकेशन खत्म होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बच्चा तो प्योर ही आता है ना, वो इम्प्योरिटीज आनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर आप उससे आउटपुट चाहेंगे अच्छा देगा, वो नहीं दे पाएगा, वो चाहते हुए भी नहीं दे पाएगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स ना बहुत सेंसिटिव हैं, तो वो बड़े प्लानिंग से करते हैं। यानी ऐसा नहीं कि वो पूरी लाइफ में उनको गैजेट नहीं देंगे, नहीं, वो जो अर्ली एज में जो बॉन्डिंग की जरूरत उसको माँ बाप भाई बहन से ना, वो दे रहे हैं, गैजेट से नहीं दे रहे। क्योंकि अगर वो गैजेट से अटैच हो गया तो वो फैमिली से डिटैच हो जाएगा। एग्जैक्टली, और ये फिर आप रिकवर नहीं कर सकते। बात चीज़ होती है ना, रिकवर नहीं हो सकती। इसके तो बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत जैसे जो पहले फर्स्ट 2 इयर्स जिसमें फिजिकल बॉन्डिंग, फिजिकल अटैचमेंट की शदीद ज़रूरत है माँ बाप को बच्चे के साथ। इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। इसके बाद 2 इयर्स टू 7 इयर्स, ये जो स्पैन टाइम है ना, ये बच्चे के वो प्लेफुल टाइम है, खेलने वाला टाइम है बच्चे का। क्योंकि बच्चा अब वॉक करना शुरू हो जाता है ना, पहले क्रॉल करता है, फिर हाथ पकड़ के चलता है, फिर अब खुद से चलना शुरू हो जाता है। तो ये जो एज है ना, ये बच्चे की फिजिकल चीज़ को, टेंजिबल चीज़ को अपने से समझने का दौर है। यानी इसको साइकोमोटर स्किल्स डेवलप, दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहा होता है अपने 5 सेंसेस में। ऐसे ही है। तो अब ये वो दौर है कि जहाँ पे बच्चों के साथ खेलना और खेल खेल में उसको सब कुछ सिखाना, यानी एजुकेशन थ्रू प्ले फॉर एग्जाम्पल। और इसको जो है ना वो जैसे आप कहते हैं कि इसके अंदर अच्छी आदतें, मैनर्स पैदा करना। अदब औलादकुम, ठीक है ना, इमाम ने फरमाया कि अपने औलाद को अदब सिखाओ, क्योंकि इंसान में और हैवान में डिफरेंस ही अदब का है। तो हमारा बच्चा कब अदब सीखेगा? हमारे कौन सा स्कूल है जो अदब सिखाता है? हमारा कौन सा फैमिली सिस्टम है जो अब बच्चों को अदब सिखाते हैं? नहीं, वो सिस्टम तो मेरे ख्याल है जो नानियों दादियों को एक ज़माने में था। हाँ, ये आपने अच्छी बात कही। वो फैमिली सिस्टम के जिसमें बड़े अपने कल्चर को इनकलकेट करते थे अपनी आने वाली नस्लों में, वो तो हमारे यहाँ खत्म नहीं है। वो वैल्यू सिखा रहे थे, हत्ता ज़बान जो बड़े हैं वो सिखा रहे होते थे, ज़बान की नज़ाकत, ज़बान की बारीकियाँ। आजकल के बच्चों के आप ना, मतलब इंग्लिश के पीछे भागे वो भी नहीं है, उर्दू वैसे ही। आप देखें इस्लाम ने जो कॉन्सेप्ट दिया ना, वो ये दिया है कि बचपन में, यानी अगर हम बचपन से मुराद हमारी, अगर हम फर्स्ट 7 इयर्स ले रहे हैं, तो बच्चे के स्टार्टिंग में सिर्फ अदब पे काम करना है। अच्छा। एजुकेशन एज सच राइडिंग एंड राइटिंग पे नहीं है, ठीक है, सिर्फ मैनर्स नहीं है, मैनर्स को डेवलप करना है। ये उसके लिए ऐसे हो जाएगा जैसे पत्थर पे आपने ना लकीर बनाई हुई, बिल्कुल इनग्रेव हो जाएगी उसके ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद उसकी कॉन्शियसनेस डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो अभी सिर्फ वो अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस लेवल पे जो कुछ आप इम्प्रिंट करेंगे वो फिर एक लॉन्ग टर्म लेवल। अच्छा, ये टर्म आपने बड़ी खतरनाक यूज कर ली है ना, अनकॉन्शियस। बच्चा कभी अनकॉन्शियस होता ही नहीं है, बच्चा हमेशा अपने कॉन्शियस में होता है। हाँ, उसका कॉग्निटिव लेवल उसका डेवलप और होना शुरू है, वो एनालिसिस के प्रोसेस में चला जाता है। लेकिन बगैर कॉन्शियस के तो बच्चा रह ही नहीं सकता। बच्चा कॉन्शियस होता है जब भी, तो अगर आप उसको थप्पड़ लगाए वो रोना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो उसकी इंसल्ट हो जाती है। अनकॉन्शियस इन द सेंस कि उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। हाँ, ये साइकोलॉजी की लैंग्वेज में है। जी। हमारे टर्मिनोलॉजी में हम सबकॉन्शियस माइंड को नहीं मानते। ओके, हम नहीं कहते कि उसके अंदर सबकॉन्शियस माइंड है, फिर उसके अंदर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस और इस तरह ये जो थ्योरीज हैं, मिसाल के तौर पे साइकोलॉजी के अंदर, ये एक पर्सपेक्टिव है, वो एक अलग है। यदि वो ये कह रहे हैं कि आपका 7 इयर्स तक जो माइंड है वो सिर्फ अनकॉन्शियस माइंड है, यानी ये सबकॉन्शियस माइंड है, उसके बाद आपकी एक एनालिटिकल रीजनिंग और वो शुरू हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है। बच्चे सवाल शुरू कर देते हैं ना, जब 7 साल का बड़ा होता है वो कंपैरिजन शुरू कर देता है, वो कहता है कि ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है। हाँ जी। फिर वहाँ बच्चे माँ बाप कहते हैं बहुत सवाल करता है ये, फिर उसको डांटते हैं और उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस है हम रोक देते हैं। हमें लगता है बच्चा बदतमीजी कर रहा है या हमारा चैलेंज कर रहा है या हमसे सवाल क्यों कर रहा है। हम तो माँ बाप हैं इसके, हम उसके लिए अच्छा सोच रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे होते कि ये अब अपने एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे आ गए, यानी अब हम अच्छा सोच रहे हैं तो अब हमें उसको साबित करना है इस बच्चे के सामने कि हम तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। बिल्कुल। आज आप बच्चा बगैर लॉजिक एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वी आर गुड फॉर। आज के बच्चे 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा भी लॉजिक मांगता है आपसे, क्योंकि जो गैजेट वो देख रहा है ना, सारा उसमें लॉजिकल बेस्ड इंफॉर्मेशन है, वो उसको कन्विंस करते हैं।
और वो कन्विंस्ड होता है, फिर आपको भी कहता है कि आप मुझे कन्विंस करें, सही। तो आपसे रीज़न मांगेगा वो। सही। अच्छा, हम थोड़ा सा अगर 5 मिनट पीछे चले जाएं, जो बात आप पे कर रहे थे बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसमें एक फैक्टर तो ये कि ठीक है माएँ खुद जो है वो तवज्जो नहीं दे रही हैं, और आपने जैसे एक अच्छा टर्म यूज़ की कि वो जो एनर्जी है, जो माँ की अपनी एनर्जी है, ऑब्वियसली वो बच्चे में ट्रांसफ़र हो रही है। अच्छा, अगर कहीं ऐसा हो कि माँ खुद केयरफुल है, माँ खुद जो है वो कॉन्शियस है इस हवाले से, चीज़ों के हवाले से, लेकिन उसका एनवायरनमेंट नेगेटिव है, अब वो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रही है, नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह रही है, वो जो नेगेटिविटी उसने उस एनवायरनमेंट से ली है, अब उसने प्रोटेक्ट करना अपने आप को भी, और उसने वो नेगेटिविटी आगे ट्रांसफर नहीं होने देनी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। यहाँ पर माँ क्या करेगी, यानी जो किसी ऐसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में रह रही है? देखें, आप यूँ समझ लें कि आप बारिश में आप निकले, बारिश शुरू हो गई, आपने छतरी निकाली और रख लिया ऊपर, क्योंकि आपको पता है, आपकी प्रेडिक्शन ये थी, आपको पता था कि आज बारिश का दिन है, ठीक है, तो आप छतरी लेके निकले, आपने छतरी लगाई नहीं है क्योंकि बारिश हुई नहीं है। अच्छा, बच्चा आपकी गोद में, तो जैसे ही बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हुई, आपने फौरन छतरी खोली और बच्चे को सेव कर लिया। अच्छा, इसका मतलब एक मुस्तकिल एक अलर्ट रहना है आपको। हाँ, इट्स अ फुल टाइम जॉब। हाँ, ये फुल टाइम जॉब है, ये 24/7 वाला जॉब है। हाँ, तो ऐसी माओ की खत्म होगी, जन्नत तो नहीं रख दी ना अल्लाह मैंने। ओके, तो भाई उसका एफर्ट है ना, एफर्ट बेस्ड रिजल्ट है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको फ्री में मिल जाएगी हर चीज़, ठीक है। तो अगर किसी का एनवायरनमेंट नेगेटिव है ना, तो ये इसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। अच्छा। क्योंकि अगर हमारा पर्सपेक्टिव ही नेगेटिव होगा तो फिर ये सारी ज़िंदगी का पॉइजन है, और ये बच्चे को भी ये हर्ट, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है ना, वो तो आप इफेक्टेड होते हैं। तो आपको ये देखना होता है कि अच्छा, ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, इसको मैं अपने लिए पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करूँ। ठीक है ना, जैसे ईरान में सैंक्शंस लगे, ईरान ग्रो कर गया। हाँ, वो हर चीज़ उन्होंने अपनी डेवलप करना शुरू कर दी, इंडिपेंडेंट हो गए। वो बाहर से नहीं मिल रही, कोई नहीं, हम खुद अपनी। अगर वो कहते हैं सैंक्शन हम कुछ नहीं कर सकते, सैंक्शन हम कुछ नहीं कर सकते, तो कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। आज दुश्मन परेशान हो गए कि सैंक्शन हमने लगाया था, फायदा ईरान को हो गया, ये अपनी हर चीज़ खुद बनाने के लिए काबिल हो गए। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी फैमिली में नेगेटिव एनवायरनमेंट मौजूद है, तो ये उस औरत का आर्ट एंड स्किल है कि वो इस नेगेटिव एनर्जी को अपने बच्चे के लिए पॉजिटिविटी में कैसे बदलती है, और अपने बच्चे को कितना पावरफुल बच्चा इंसान बनाती है। कि एक तरफ नेगेटिव एनवायरनमेंट है, क्योंकि बच्चा जो है ना वो एनालाइज करता है, वो जब वो मैच्योर होता है ना, तो वो समझता है कि मेरी माँ ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, मेरी माँ ने कितना स्ट्रगल किया है। इस नेगेटिव एनवायरनमेंट के बावजूद वो पॉजिटिव रही हैं, और उन्होंने हमेशा पॉजिटिविटी ही दिखाई और अच्छा सिखाया, अच्छा बताया, कभी भी किसी को बुरा नहीं कहा, कभी किसी की शिकायत नहीं की। तो उसकी माँ की कदर बढ़ जाती है, माँ की 10 टाइम्स वैल्यू बढ़ जाती है, माँ की रिस्पेक्ट करने लगता है। तो यही नेगेटिव एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव होता तो ये बच्चा कभी नहीं सीख सकता। हाँ, यानी हम तजाद से सीखते हैं ना, अगर रात ना होती तो उसके दिन की हमें ना पता चलती कि अब दिन है। ऐसे ही तो ये बच्चा अपनी माँ की 10 टाइम्स 100 टाइम्स ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा एक आम बच्चे के मुकाबले में, जिसको ऐसा एनवायरनमेंट मिला ही ना हो। ठीक है, यानी अगर आपको पानी ना मिले 2 दिन, तो आपको पानी की कदर शुरू हो जाएगी ना। ये ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन टेक्निकली ये चैलेंज है, ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। माँ ने चले अपने आप को फ़र्ज़ कीजिए नेगेटिव एनवायरनमेंट से बचा लिया, क्योंकि माँ के जहन में, जैसे आपने अच्छी बात की, कि उसके जहन में एक लॉन्ग टर्म मकसद था। सही है। उसके जहन में एक प्लानिंग थी, एक ऑब्जेक्शन था, एक मकसद था, वो सारा कुछ क्लियर था। बच्चे के सामने नहीं है। बच्चा भी 5 साल का है, बच्चा भी 6 साल का है। बच्चे के एनवायरनमेंट में अगर हम उसी को कंटिन्यू करें, यानी जिस नेगेटिव एनवायरनमेंट में माँ है, उसी में बच्चा है, उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में जिन चीज़ों का हम बाइक आउट कर रहे हैं, जैसे कीजिए KFC, मैकडॉनल्ड्स और इन चीज़ों का, 5 साल के बच्चे हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि उसके कजन्स ये चीज़ें मंगवा रहे हैं, और उसको हम जोर दें कि तुम सिर्फ जो है वो जो घर में दाल रोटी है, तुमने इस पे गुजारा करना है। यानी वो ऑब्जेक्टिविटी अभी इसके दिमाग में नहीं आ सकती। तो इसको वो कैसे कन्विंस करेंगे इन चीज़ों के ऊपर जो उसके एनवायरनमेंट में हो रही है। अगर बच्चा 4-5 साल का बच्चा है और वही दिख रहा है कि मेरे कजन्स, मेरे फ्रेंड्स सब जाते हैं मैकडॉनल्ड में खाते हैं, हम क्यों नहीं खाते? हाँ, ठीक है ना। तो इस बच्चे को आपको ये दिखाना पड़ेगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जो ये चीज़ें नहीं खाते। अच्छा, हाँ, आप उसकी बहुत बड़ी तादाद दिखाएंगे आप बच्चे को कि देखो बेटा, दुनिया में ये सारे बच्चे हैं, ये नहीं खाते। ठीक है, लेकिन वो जो सामने खा रहा है, वही तो मैं बता रहा हूँ, उसको कंट्रोल करना, क्योंकि वो जो टेम्पटेशन, हाँ, वो देखिए आप, वो ये कह रहे हैं कि ये सब खा रहे हैं, तो उसके लिए तो सीइंग इज बिलीविंग है ना। एग्जैक्टली, उसको दूसरी चीज दिखाएं, वो भी बिलीव बन जाएगा कि इतने सारे लोग हैं वो नहीं खा रहे, इतने सारे लोग मैकडॉनल्ड अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हाँ, तो जो मैकडॉनल्ड से तुमको प्लेजर मिल रहा है, अगर किसी और चीज से प्लेजर मिल जाए तो इट्स ओके। ठीक है, यानी उसको आप प्लेजर पे ला के और वो करेंगे। एक पहले लेवल पे आप ये करेंगे, दूसरे लेवल पे आप उससे बड़ी चीज दिखाएंगे ना उसको। देखें, अगर मुझे मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, फर्ज करें, तो मैं बहुत शोर मचा रहा हूँ, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, आप किसी को ला के दिखाएं जिसका हाथ ही कटा हुआ, तो मेरा दर्द तो कहीं कहीं नहीं रहेगा ना। सही।
ये साइकोलॉजी आपको खेलनी पड़ती है, यानी रीफ्रेम करना पड़ेगा पूरी सिचुएशन को उसके सामने। सो रीफ्रेमिंग इज द सॉल्यूशन हियर। आप कहेंगे बेटा हर इंसान की अपनी चॉइस है, ठीक है, क्या हम इसके बगैर नहीं रह सकते? हम रह सकते हैं। ऑल्टरनेटिव देंगे, उसको एक्सपीरियंस देंगे, वो जो उसके इमेजिनेशन में एक प्लेजर है, एक एंजॉयमेंट है ना, उसको ऑल्टरनेटिव देंगे आप उसको, या उससे अच्छा देंगे या उसका इक्विवेलेंट देंगे, ठीक है, तो बच्चा फिर डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो सिर्फ एनवायरनमेंट के प्रेशर में बोल रहे होते हैं, क्योंकि उनका अपना अंदरूनी एक्सपीरियंस नहीं होता। जब आप नए एनवायरनमेंट दे देते हैं, नए लोग दे देते हैं, नए बच्चे दे देते हैं जो उस तरह के नहीं है, बच्चा चेंज हो जाता है। आज पूरी दुनिया सोशल मीडिया हमारा माइंड कैसे चेंज करती है, कॉन्स्टेंटली वो बातिल को हक दिखा दिखा के चेंज कर देती है ना, हम बातिल को मानना शुरू हो जाते हैं, तो हम हकीकत को कैसे नहीं मानेंगे जो कि हमारी फितरत से कनेक्ट होती है। हमें उसको उस एनवायरनमेंट में लेके जाना है जहाँ ऐसा नहीं हो रहा, और जहाँ ऐसे नहीं होने पर अहमियत दी जाती है, तो बच्चा उसको अहमियत देने लगेगा, ठीक मानने लगेगा। ठीक है, नए एनवायरनमेंट में आपने कहा, अच्छा इसी से कनेक्टेड अगर हम अगली बात को स्टार्ट करें, घर आपने कहा पहला एनवायरनमेंट का वो है, अच्छा अब नेक्स्ट इसने जैसे आपने कहा कि 2 साल तक हुए, लेकिन इन एनी केस बहरहाल 2, 3, 4 साल में बहरहाल इसने स्कूल जाने जाना है। स्कूल की राइट एज कौन सी है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। इस्लामिक स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 7 ईयर प्लस, ओके, यानी ईयर 1 जिसको हम कहते हैं, ईयर 1, ठीक है। हमारे सोसाइटी में क्लास 1 में जब बच्चा जाता है तो वो 5 to 6 ईयर्स होता है अमूमन। तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव में 7 ईयर्स एक स्टैंडर्ड है, आप उसे पहले भी डाल सकते हैं, फिक्स नहीं है, यानी आप बच्चे को 6 साल में भी स्कूल में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे को नर्सरी में डाल रहे हैं, किंडरगार्टन में डाल रहे हैं, या उसको आप टॉडलर्स में डाल रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उनका प्रोसेस, उनकी मेथोडोलॉजी क्या है, ठीक है। क्योंकि आप बिल्कुल जैसे वो प्री नर्सरी भी आ गई, पहले नर्सरी थी, अब प्री नर्सरी, वो तो डिलीवरी के बाद ही ले लेंगे बच्चे को, वो 2.5 साल का बच्चा भी, वो तो उनका बस वो प्रेगनेंसी में पढ़ाना शुरू हो जाए। ये तो प्रोसेस है ना, ये जो मैकेनिज्म है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का, उसका ऑब्जेक्टिव ही यही है। एग्जैक्टली, हर चीज को कमर्शियलाइज करना, बिल्कुल, और हर चीज को पहले से अपने हाथ में ले लेना ताकि वो सही से नर्चरिंग कर लें। ठीक है, उन्होंने 18 साल में इसको कंट्रोल करना है, तो अभी से इसके ऊपर वो मेहनत, अच्छा वो बहुत अलर्ट है इस पे मेहनत करने के लिए। बिल्कुल, देखें ना, पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि लेबर जो चीप है, वो वुमेन लेबर चीप है ना, तो अगर वो उससे बच्चा ले लेंगे पैदा होने के साथ ही, तो वो उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना, और बच्चा की प्लस उसकी फीस भी लेना शुरू कर देंगे, तो एक और अर्निंग शुरू हो गई। तो कहाँ स्कूलिंग ईयर 1 से शुरू हुआ था, फिर वो केजी, नर्सरी, टॉडलर्स और प्री, और ये सब यहाँ तक पहुँच गए ये लोग, ठीक है ना। अब तो आपको ऑल्टरनेटिव दाई दे रहे हैं ना वो, ठीक है ना, वो उस तरफ नहीं जा रहे हैं, बहरहाल हमारा टॉपिक नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि अब अगर बच्चा इस एज में कि जिसमें उसको माँ के पास होना था, और या अपने नाना नानी दादा दादी के पास उसकी परवरिश होनी थी, आपने उसको वहाँ से निकाल के टॉडलर्स में डाल दिया, आप उसको निकाल के नर्सरी में डाल दिए, ऐसे स्कूल्स में डाल दिए, ठीक है। अब उसकी परवरिश कौन कर रहा है? पूरा एनवायरनमेंट कर रहा है। इसमें हर तरह के लोग हैं, हर तरह का अकीदा है, हर तरह का बिलीफ सिस्टम है, हर तरह के लोग हैं, उसमें सब कुछ है, ठीक है। क्या ये बच्चा इसलिए डिज़ाइन हुआ है कि ये अभी इतनी जल्दी इसको ये एक्सपोजर मिल जाए, या वो प्योरिटी और वो केयर एंड रिस्पेक्ट एंड लव एंड अटैचमेंट जो उसकी बिल्ट होनी है यहाँ पे, वो वहाँ चली गई है, और वो अभी से उस रेस का हिस्सा बन गया कि अच्छा इतने मार्क्स आएंगे, देन हम, वो एजुकेशन का तो बहुत बड़ा फ्लॉ है ना ये, बहुत बड़ा फ्लॉ है, क्योंकि एजुकेशन तो आपके जो नेचुरल टैलेंट्स हैं उसके लिए तो ये बना ही नहीं है, एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब कितने लोग हैं जो जिनके अंदर बॉर्न टैलेंट, उनका स्किल है, उनके आर्ट्स हैं, उनकी मुख्तलिफ चीज़ें, उनका तो एकेडमिक स्किल ही नहीं है, अल्लाह ने उनका एकेडमिक डिज़ाइन ही नहीं किया, हाँ जी, ठीक है ना। एक सर्टेन लेवल तक तो इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसके बाद सबका अलग अलग है, एग्जैक्टली, जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो सबका अलग अलग है। जो वेस्ट में स्टडीज हुई है नर्सरी या किंडरगार्टन या डे केयर सेंटर वगैरह की, उन लोगों ने ये बताया कि ये बच्चे जो बड़े होते हैं तो ये इमोशनली इम्बैलेंस होते हैं, और ये इमोशनली सेंसलेस होते हैं उनके मुकाबले में जो जिनके माँ बाप बच्चे को परवरिश करते हैं, ठीक है। ये बच्चे लाइफ स्किल्स सीख लेते हैं, यानी मैं हर एक को निगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप फिलोसफीज़ को पढ़ेंगे, एजुकेशनल फिलोसफीज़ को, तो ये किंडरगार्टन, नर्सरी, इनकी अपनी एक फिलोसफी है पीछे, ठीक है ना। ये आपको नेचर से नज़दीक करते हैं लेकिन खुदा से दूर करते हैं, क्योंकि इनके एकेडमिक सिस्टम में खुदा का कोई कनेक्शन नहीं है, हाँ, ठीक है। हमारे अपने लोग भी ऐसे ही हैं कि जो इसको इनकरेज करते हैं, क्योंकि इट्स अ बिजनेस, एग्जैक्टली, खुदा की गुलामी करेगा तो कॉर्पोरेट स्लेवरी कौन करेगा? ऐसे ही है, बच्चे को उन्होंने, तो क्या होता है कि माँ बाप, क्योंकि उन माँ बाप को नहीं पता कि अभी फर्स्ट करें एक खातून है, अब उनको जॉब करनी है, उनकी रिक्वायरमेंट है, तो वो सोचती है मैं अपने बच्चे को स्कूल में डाल देती हूँ, बच्चा सेफ हैंड्स, या डे केयर सेंटर में डाल देती हूँ, देख लेगा कोई। उनके जहन में ये होता ही नहीं है कि हाँ ये हमारे बच्चों का नेचर चेंज कर देंगे,
नहीं पता होता लोगों को, हत्ता जो स्कूल में लोग पढ़ा रहे हैं ना उनको भी नहीं पता होता बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये कैरिकुलम डिज़ाइन कैसा हुआ है, इसके पीछे कौन से एग्जांपल्स दे रहे हैं वो बच्चों को। आज जो वेस्ट में LGBTQ के इश्यूज हैं ये आज के नहीं है, ये 20-25 साल पुराने। हाँ, कुछ एजुकेशनलिस्ट ऐसे आए जिन्होंने लेसन्स को पढ़ा और समझा कि ओ ये तो हमारे बच्चों का जहन ही चेंज कर रहे हैं, वो मैथ्स में भी वही एग्जांपल दे रहे हैं, वो बायोलॉजी में भी वो एग्जांपल दे रहे हैं, तो हमारे बच्चे को वैसे ही गे बना रहे हैं। वो जानबूझ के वो सिंबल्स और वो कलर्स और करते हैं। प्राइड है, अब आप रेनबो बनाएंगे तो आप प्राइड ही बनाएगा हर बच्चा, एक वो सबलिमिनल वे में उसको कन्वे कर रहे हैं बच्चों को। तो अगर आपने अपने बच्चे को नर्सरी में भेजना भी है तो वो ये प्रोसेस नहीं है कि हम उसको पढ़ाई सिखा रहे हैं। वो कहते हैं उसमें बात जैसे EYFS है, UK में डिज़ाइन हुआ है, कैम्ब्रिज का एक कोर्स है जो नर्सरी के ऑल्टरनेटिव बनाया उन्होंने EYFS के नाम से। उसमें भी वो हैंड्स ऑन लर्निंग है, यानी हर चीज़ बच्चा जो है ना, लेकिन उसमें क्या है वो कहेंगे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ज़ाहिर बहुत अच्छा लगेगा, आज की दुनिया में तमाम स्कूल्स जो हैं वो इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं कि हम टीचर सेंटर्ड से चाइल्ड सेंटर्ड की तरफ चले जाएं और हर चीज़ चाइल्ड सेंटर्ड हो। उसको जिस तरह वो डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि उनको यही बताया जाता है तो वो यही डिफाइन करते हैं कि हाँ इससे बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि बच्चा खुद से सब। लेकिन जब आप उसकी फिलॉसफी पढ़ते हैं कि ये कर क्या रहे हैं और इनका गोल क्या है, तो आपको साफ पता चल जाएगा कि वो आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बच्चे की कॉन्सेप्ट कॉम्प्रिहेंशन को कमज़ोर कर रहे हैं और उसको जो है ना फिजिकल चीज़ों में लगा दिया। अच्छा, टीचर सेंटर्ड जो कॉन्सेप्ट था ना, वो कॉन्सेप्ट था, ये जब बताते हैं ना तो ये बताते हैं कि टीचर खड़ा होता है, बोर्ड पे लिखता है, बच्चे कॉपी करते हैं, मेमोराइज करते हैं, एंड दैट्स इट, ये नॉलेज है। इट्स ये स्टोरेज है, बैंक एक स्टोर बना है, माइंड एक स्टोर है, उसमें सब भर दो, हिफ्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इससे कुछ लर्निंग नहीं हो रही। हाँ, इसका कोई वो आउटपुट नहीं है। ये गलत यूज हो गया है। हाँ, टीचर सेंटर्ड जो पुराना स्टाइल था, मेथोडोलॉजी थी लर्निंग की, वो गलत प्रैक्टिस में चला गया, इसलिए वो गड़बड़ हो गई, ना कि असल में वो गलत थी। इसकी मैं आपको बताता हूँ कैसे। टीचर सेंटर्ड का कॉन्सेप्ट था रिसालत का कॉन्सेप्ट, अच्छा, हादी का कॉन्सेप्ट, अफराद की तरबियत करने का कॉन्सेप्ट, वो एक हादी है, वो एक रोल मॉडल है, वो बच्चों को बताता है क्या सही है क्या गलत है और बच्चों की इस्लाह करता है, वो मेंटोर है। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि जब आपने चाइल्ड सेंटर्ड कर दिया ना, टीचर इज अ फैसिलिटेटर, हाँ जी, डिसीजन मेकर बच्चा खुद है। तो यहाँ पे भी एक्सट्रीम पे चले गए और इधर भी एक्सट्रीम पे आ गए। ठीक है, बैलेंस नहीं किया, यानी हमें टीचर सेंटर्ड भी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड भी चाहिए, इनका कॉम्बिनेशन बनाना है, ना इधर ना उधर। अब क्या होता है, जो प्रोफेशनल इदारे हैं वो कहते हैं कि अगर 4 बच्चे बैठ के कोई चीज़ डिसाइड कर रहे हैं और उन्होंने डिसीजन ले लिया प्रॉब्लम सॉल्विंग का और उस पर अग्री कर लिया तो दैट इज़ राइट। लेकिन अगर टीचर सेंटर्ड होगा और वो दिखेगा कि नहीं ये गलत फैसला किया, तो उनको करेक्ट कर देगा फौरन। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड में जो हायर अप्रोच है उसमें ये कि नहीं, ये इनका सोल्यूशन है। हाँ, इनके बस डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, तो वो देखिए बचपन से जो वो बच्चों का माइंड इस तरह से बना देते हैं। सही कि इट इज आवर डिसीजन, इट्स योर डिसीजन, आप गलत भी हैं तो इट्स योर्स, ये आपके लिए सही होगा, और मेरे लिए ये सही है तो मेरे लिए सही, आपके लिए गलत होगा। ठीक है, आप अपनी जगह सही, मैं अपनी जगह सही, तो वेयर इज द स्टैंडर्ड, स्केल कहाँ पर है? तो आज आप देखेंगे अगर कोई इंसान LGBT में कोई गे मैरिज कर शादी हो रही है तो उसको सही क्यों समझ रहा है? डेमोक्रेसी वो समझ रहा है कि यही मेरा राइट है, क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया ना कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ये बहुत बारीक बात है। प्रॉब्लम ये डेमोक्रेसी में कि डेमोक्रेसी कह रही है कि हमें अपनी मर्जी से कानून बनाने का इख्तियार हासिल है। ये एक गलत फहमी आ गई कि हमें अपनी मर्जी से हम कानून भी बना सकते हैं, उस पर अमल भी कर सकते हैं, जिंदगी भी गुजार सकते हैं। सही है, तो फिर हम डेमोक्रेसी से आगे चलते हैं, हम लिबरलिज्म की तरफ चलते हैं या ह्यूमनिज्म की तरफ चलते हैं, वो तो बहुत आगे चले गए ना। तो अगर हम उनके कॉन्सेप्ट्स को एजुकेशन के अंदर ले आएंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को हम सोशल मीडिया में ले आएंगे, तो हमारे बच्चे कल को पलट के हमसे ही पूछेंगे या जो हो रहा है हमारे जिस्म हमारी मर्जी। हाँ ठीक है, तो आपसे पूछें ये जिस्म आपका कब से हो गया भाई? आप तो खुद खुदा की इलाही अमानत है, आपको जिस्म ये अमानत के तौर पे दी गई है और ये आपसे वापस ले ली जाएगी। exactly. आपको उसका जवाब देना होगा, हाथ खुद आज़ाद जवारे है ना। जवाब ये कॉन्सेप्ट हमारे मुसलमान बच्चों में कैसे आ गया? तो इसका मतलब है कि कहीं से तो ये ट्रांसफर हुआ है ना, ये इन्फॉर्मेशन। यही तरबियत का प्रोसेस है। अगर हम तरबियत सही कर रहे होंगे तो हमारा बच्चा खुद फिल्टर लगा लेगा। सही है, ठीक है ना। अभी हमने शुरू में 2 बात की थी, एक एनवायरनमेंट और एक बच्चा खुद। तो अगर हमने बच्चे का माइंडसेट नहीं बनाया सही, तो वो फिल्टर नहीं कर सकता, जो चीज़ भी बाहर से आ रही है ना उसको एज इट इज़ ले लेगा। अगर उसका माइंडसेट बना दिया तो वो फिल्टर कर देगा, वो आने नहीं देगा, रोक देगा।
ठीक है। तो हमें जब तरबियत करनी है बच्चों की, एक तरफ एनवायरनमेंट पे करनी है, एक तरफ खुद बच्चे के अंदर करनी है, यानी उसकी प्योरिफिकेशन पे, उसके माइंडसेट पे करनी है, ठीक है, ताकि वो खुद से अपना डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर सके। जैसे हमारे वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स है ना, हाँ, वो वाइट ब्लड से खुद से, हाँ, बाहर से कुछ आ भी रहा वो खुद से फाइट करेंगे। हाँ, इसी तरह हमें बच्चों को इसी तरह तरबियत करनी है कि बेटा का गलत चीज़ होगी ना, नहीं देखना, ठीक है, क्योंकि आज के दौर में आप बाहर से कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, स्कूलिंग के हवाले से जो आपने बात की कि जो इस्लामिक फ्रेमवर्क में एक राइट एज आपने कहा कि 7 ईयर प्लस जो है, अच्छा अब अनफॉर्चुनेटली जो आपने बताया कि जो डिज़ाइन है उस डिज़ाइन का कर्ज ये है कि 7 साल के बच्चे को आप कहें कि 1 क्लास में ले लो, तो नहीं, उनके पास 1 क्लास की 4-5 साल है। अब यहाँ पर इसको कैसे बैलेंस करें, मैनेज करें? अच्छा, वो बच्चा खुद भी मिसफिट होगा कि बाकी सारे 3 साल छोटे बच्चे हैं, वो एक बड़ी एज का बच्चा 1 क्लास में बैठा हुआ है, और ये चीज़ बाकी आगे तक चली जाएगी, आगे बाकी इदारों में कहीं जॉब करनी है, कुछ करना है, वो जो एज का डिफरेंस है वो मुस्तकिल रहेगा। इस चीज़ को हम कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे वो करेंगे? देखिए, हम लोग जो है ना, हमें पहले असल समझ लेनी होगी, ठीक है ना, यानी हमने असल समझ ली कि भाई 6 to 7 ईयर्स इज़ द राइट एज बच्चे को स्कूल में डालना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई फर्ज करे, अगर स्टैंडर्ड किसी मुल्क का ये बना हुआ है कि नहीं 5 साल में बच्चे को लिया जाएगा, तो आप डाल देंगे 5 साल में, लेकिन आप उसको कंपेंसेट करते रहेंगे, यानी जब बच्चा वापस जो कमियां उसकी होनी है इस प्रोसेस में, वो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के कवर करनी होंगी, ठीक है ना, ताकि क्योंकि हम इसी सोसाइटी में रह रहे हैं ना, हम एक नई दुनिया नहीं बना सकते हम लोग। हाँ जी, सब कुछ हमारे एनवायरनमेंट में ही है ना, तो हम इसमें रहते हुए, जैसे दीन भी तो आपको कहते हैं ना कि भाई अगर आप सफर पे हैं तो कोई कसर नमाज पढ़ लें। हाँ, एडजस्टमेंट्स आपको साथ-साथ करनी पड़ेंगी। यहाँ आप कर लें एडजस्टमेंट, आइडियल तो कभी भी नहीं होता, मगर ये कि एक स्टेज आएगा इंशाल्लाह आइडियल भी हो जाएगा, लेकिन जो अवेलेबल है उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें आप ये कर सकते हैं, अगर आपके पास अपना स्कूल है अपना स्कूल खोल लें, नहीं है तो जो है उसमें कर लें, और जो कमी पेशी है उसको आप कवर कर लें। अब एक खातून जो है वो बहुत अच्छी माँ है, लेकिन उनको जॉब करनी है, उनकी रिक्वायरमेंट ही यही है, तो भाई उनसे ये तो नहीं कर सकती वो जॉब छोड़ के बैठ जाए कि नहीं अभी मैं बच्चे को टाइम दूंगी, तो वो बेचारी घर कैसे चलाएगी वो। तो ठीक है, उसको बताया जाएगा कि भाई ये डेंजर्स हैं, इसके लिए अब आप प्लान करेंगे इसको कैसे बैलेंस करेंगी, इस वैक्यूम को कैसे कवर करेंगी, तो फिर आप एक अच्छी दाई का इंतजाम करेंगे, एक अच्छी आया का इंतजाम करेंगे जो उसको प्यार मोहब्बत शफकत से रखे, वो उसको बैलेंस करे, वो उसकी माँ की इज्जत भी करवाए, सब तमाम चीज़ें। तो हम होमवर्क करेंगे ना, हम पहले से तैयारी करेंगे, जैसे आप शादी मनाने की तैयारी कर रहे होते हैं, शादी से पहले तैयारी कर रहे होते हैं ना, पूरा साल 2 साल 5 साल कितने लोग, तो इसी तरह हम बच्चे के लिए भी करेंगे। बच्चे की दुनिया में आने से पहले हम प्लान कर लेंगे कि अच्छा बच्चा आ रहा है तो मेरे ये एक्सपेंसेस हैं, ये उसके एजुकेशन है, तो ठीक है मैं इसके लिए ये प्लान कर लेता हूँ। तो आप प्लान कर लेंगे तो आपके लिए लाइफ ईजी हो जाएगी, आपके लिए लाइफ डिफिकल्ट नहीं होगी। हम लोग को तो दुनिया का मतलब ही चैलेंज है ना, दुनिया का मतलब चैलेंजेस हैं। अब इस चैलेंजेस को कैसे कन्फ्रंट करना है, ये कम से कम हो जाएगी रेजिस्टेंस, वो हमारी प्लानिंग से होगा, वो हमारे काम से होगा। सही, क्योंकि सबके अलग अलग लाइफस्टाइल है ना। ठीक। अच्छा, स्कूलिंग के हवाले से जो आपने बात की कि वो जो ठीक है वो इश्यूज़ हैं जो लिबरलिज्म और वो फितने जो स्कूल्स में किए जा रहे हैं, एक और इशू जो पर्टिकुलरली हमारे बच्चों को देखने में आ रहा है वो ये कि दीनी तालीम जो हम देना चाह रहे हैं वो फ़र्ज़ कीजिए हम दे भी रहे हैं, लेकिन वो जो स्कूल का इन्फ्लुएंस है, स्कूल के टीचर्स का इन्फ्लुएंस है, सिलेबस का इन्फ्लुएंस है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है समटाइम्स। सही है, यानी कुछ अगर मैं खुल के बात करूँ, हिस्ट्री के कुछ वर्जन्स हैं जो कि हम बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री के कुछ वो वर्जन्स हैं जो बच्चा स्कूल में सीख रहा है, और समटाइम्स बच्चा उन वर्जन से ज़्यादा कन्विंस हो जाता है बिकॉज ऑफ अ टीचर, बिकॉज ऑफ अ सिलेबस, बिकॉज ऑफ अ पीयर प्रेशर, कोई भी व्हाटएवर द रीजन, उस चीज को कैसे। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम ये आती है, पेरेंट्स आर नॉट ट्रेन्ड इनफ कि वो उस चीज को काउंटर कर सकें, वो उस दलील को तोड़ सकें। यहाँ पर क्या करें पेरेंट्स? और एक पहले तो आइडियल सिनेरियो ये कि आप अपना स्कूल बनाएं, वो तो बिल्कुल आइडियल। अब हम एक नॉर्मल सिनेरियो पे आ जाते हैं जो कि एक नॉर्मल सेक्युलर स्कूल्स हैं। हाँ, ठीक है ना, सेक्युलर स्कूल्स के अंदर आपको ये पता है कि 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं स्कूल के जो स्कूल को रन करते हैं। ठीक है ना, आपको इन पे आप अपना कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहला इन्फ्लुएंस जो है वो करिकुलम है, ठीक है, दूसरा इन्फ्लुएंस टीचर है, तीसरा उसका खुद का एनवायरनमेंट है, स्टाफ एंड मैनेजमेंट एंड स्कूल डिसिप्लिन पॉलिसी एंड ऑल दिस थिंग्स। चौथे पेरेंट्स हैं। ये 4 उसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। अब इनमें कहाँ कहाँ आपकी पेनिट्रेशन है, कहाँ कहाँ आपका इन्फ्लुएंस है। ठीक है, हम सिर्फ एक चीज़ को लेते हैं, करिकुलम को। अगर आपको पता है कि भाई जैसे स्कूल में मैं कैम्ब्रिज की मिसाल देता हूँ, कैम्ब्रिज की बुक में जब साइंस पढ़ते हैं तो वो ये तो नहीं बताते कि यूनिवर्स हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड, वो तो कहते हैं बिग बैंग थ्योरी ले आते हैं। हाँ, exactly. ठीक है ना, तो अब हम इस्लामिक स्कूल है हमारा, ठीक है, हम उसमें बिग बैंग थ्योरी पढ़ा रहे हैं, क्या हम नहीं पढ़ाएं? अगर नहीं पढ़ाएंगे तो कैरिकुलम नहीं पढ़ा सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, हम टीचर को
अलर्ट करते हैं, हम टीचर को एजुकेट करते हैं कि देखो बच्चे को ये बताओ कि एग्ज़ाम में ये आएगा, तुम्हें इसका ये जवाब देना है एज पर द नोट्स। लेकिन रियलिटी क्या है? वो ये कि कायनात का खालिक है। वही टीचर जो उसका रोल मॉडल है वो उसकी फिक्री इस्लाह क्लास में कर देता है। असल बात ये है, ये साइंटिफिक अप्रोच है, उसके तहत वो ये कहते हैं ये एग्जाम में तुमको जवाब देना है, उसका तुम्हारा रिजल्ट आएगा, इससे आगे तुम आगे बढ़ोगे। लेकिन हकीकत ये है, तो बच्चा ही समझ लेता है कि ये एग्जाम देने के लिए है, ये मेरी लाइफ के लिए नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके टीचर्स जो 80% रोल प्ले करते हैं बच्चे की माइंडसेट को शेप देने में, वो अगर आपके कंट्रोल में हैं और वो समझते हैं, तो आपका करिकुलम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यही एग्जैक्ट सेम एग्जांपल ऑपोजिट भी हो सकती है। करिकुलम जो है वो बच्चे को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, लेकिन अगर टीचर खुद मुनहरिफ है और टीचर का इन्फ्लुएंस जो है वो करिकुलम से ज़्यादा है, अब जो फिर डिपेंड करता है कि स्कूल का स्टाफ ऑफ मैनेजमेंट कैसा है। अगर वो असेसमेंट करते हैं टीचर्स की, क्योंकि जो उनके डेप्यूटीज होते हैं, जो मेंटोर्स होते हैं स्कूल के अंदर, वो क्लास में असेसमेंट करते हैं ना, वो बच्चों से पूछते हैं टीचर ने क्या पढ़ाया, लेसन प्लान होता है, लेसन गाइड्स होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं ना टीचर ने क्या प्लान किया है कि मैं आज लेसन कैसे पढ़ाऊंगा, कौन सा एग्जाम्पल दूंगा, कौन सा नहीं दूंगा। तो अगर आप अच्छे डेप्यूटी हैं, डेप्यूटी प्रिंसिपल है, तो आप उनके लेसन प्लान उठा के देख लेंगे, वो उसके अलावा कुछ बोल नहीं सकते। लेसन प्लान उन्होंने दिया हुआ होता है, बस आप लेसन प्लान पढ़ के आपको पता होता है कि ये क्या देंगे। फिर बच्चों से आप उनकी कॉपीज लेते हैं, आप कॉपीज चेक करते हैं, आप देखते हैं क्या नोट्स बनाए या नहीं बनाए, तो आपको फीडबैक से पता चल जाता है कि ये टीचर उन्हीं लाइंस पे पढ़ा रहा है जो हमने लाइन दी है, या ये अपने ही सर करा रहे हैं बच्चे को। अगर कोई मुनहरिफ वाली बात है तो आप उसको बुला के सलाह करते हैं, आप कहते हैं देखिए ये हमारी फ़िक्र है, ये हमारी इस्लामिक फ़िक्र से मैच नहीं करती, आप ये मिसालें दें प्लीज़, या कुरान की ये आयत पढ़ें, ये हदीसें पढ़ें। तो टीचर को पता होता है कि मैं कंट्रोल्ड हूँ, यानी मैं आउट ऑफ द बाउंड्री नहीं जा सकता। पॉलिसी है ना, हमारी स्कूल की पॉलिसीज होती है ना, तो आप पॉलिसी बेस्ड बात करते हैं। तो इस तरह वो बच्चा जो है वो उसको एक ही क्लास में उसको ये पता चल जाता है कि हक और बातिल को कैसे समझा जाता है। हाँ, क्योंकि हमें बातिल भी दिखाना है ना, अंधा तो नहीं रखना बच्चे को। दोनों वर्जन्स उसके सामने होंगे देन। और फिर आप अपनी कन्विंसिंग रीजनिंग से आप बच्चे को काने कर देते हैं कि हमारी दलील क्यों सही है। ओके, इस तरह वो बच्चा कन्विंस हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, स्कूलिंग से रिलेटेड एक और जो इशू है, ये जो कंपटीशन का वो है, स्कूल भी प्रमोट कर रहा है और अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स भी जो है वो इस बात पर बज़िद हैं कि बच्चे को जो वो रेस का घोड़ा बनाना है। उस चक्कर में बच्चे की मेंटल हेल्थ तबाह हो चुकी है, बच्चे की फिजिकल हेल्थ का कोई पुरसान हाल नहीं है। इसको कैसे मैनेज करें कि अल्लाह ताला ने हर बच्चे को एक नई सलाहियत के साथ, एक यूनिक टैलेंट के साथ पैदा किया, लेकिन वो सब ने एक ही रेस में दौड़ना है और सबकी जजमेंट एक ही जैसे होनी है। एक बंदे की इंटेलिजेंस कुछ और है, उसकी जजमेंट क्राइटेरिया जो है वो हमेशा कुछ और रहेगा। एक बहुत बड़ा इशू और बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारे बच्चे फेस कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो एजुकेशनल प्रेशर्स है ना, सबसे पहले तो माँ बाप का माइंडसेट सही होना चाहिए। हाँ, अगर माँ बाप का माइंडसेट ही सही नहीं होगा तो बच्चे का तो बेचारे का बड़ा ही हो जाएगा। यानी बाहर जो भी हो रहा है, अगर पेरेंट्स की तरफ से उसको सपोर्ट है, तब भी बच्चा ठीक है, वो संभल सकता है। यानी मैं अपने बच्चे को ये कहता हूँ कि मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है ना, मुझे तुम पसंद हो मुझे, यानी मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि तुम मेहनत करो, मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं कि तुम A+ लेके आओ। जब मैं ये कॉन्फिडेंस दे देता हूँ ना अपने बच्चे को कि मैं ये चाहता हूँ तुम एफर्ट लगाओ, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, सही, तुम एफर्ट बेस्ड काम करो, जैसे इस्लाम का फिलॉसफी है। हाँ। तो बस हम बच्चे से ही कहते हैं तुम C लाओ, B लाओ, D लाओ, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, अगर तुम्हारा इंक्लिनेशन मैथ्स की तरफ नहीं है और तुम इसमें C भी ला रहे हो तो ओके, लेकिन जहाँ तुम्हें A लाना चाहिए ना, वहाँ तुम A लाना फिर। ठीक है ना, ये एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशंस भी बताएंगे और साथ में ये बताएंगे कि रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। ठीक है, हाँ, एग्जैक्टली। वो जैसे इस्लामिक फ्रेमवर्क में हम देखें, एक प्रॉफिट अगर 950 इयर्स मेहनत कर रहा है और सिर्फ 40 या 80 अफराद आ रहे हैं, असल में उसकी एफर्ट इंपॉर्टेंट है। वो उसके बाद भी उलुल अज़म पैगंबर है, क्यों? क्योंकि उसने 9.5 साल और फिर हम बच्चे को ये बताएंगे कि अगर तुम किसी हाई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं भी जा सके तो इट्स ओके। करोड़ों लोग हैं जो यूनिवर्सिटी गए नहीं है। हाँ। क्या वो खुश नहीं है जिंदगी में? वो खुश है। अच्छा, यहाँ उल्टी एग्जांपल दी जाती है, देखो वो भी तो गया ना, तो उसके सींग तो नहीं लगे। हाँ। तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारा एडमिशन क्या लगे ना? हाँ। हमारा एजुकेशनल सिस्टम ही डिजाइन किसी और क्लास के लिए हुआ है ना, वो तो एक क्लास को डेवलप करने के लिए हुआ है, वो इसलिए डिजाइन ही नहीं हुआ कि वो ह्यूमन नेचर को डेवलप करे। तो जाहिर सी बात है, आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल फॉर सर्टेन पर्पस आप चाहते हैं,
तो आपने मैकेनिज्म फिल्टर ऐसा बनाया कि हमें इस क्रीम को उठाना है और अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम में फिट कर देना है। हाँ। हमारे जो हमने कैपिटलिस्टिक एनवायरनमेंट बनाया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया, उसके लिए हमें लेबर फोर्स चाहिए, इंडस्ट्री को लेबर फोर्स चाहिए। अब उसके लिए हमें अकाउंटेंट चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, उसके लिए ये क्राइटेरियाज है। तो एजुकेशनल सिस्टम बना ही इन सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो उसका करिकुलम भी उसी बेस्ड है। तो वो उसी में से छांट छूट के वही निकालते हैं जो उनके सिस्टम में फिट होता है। अब जो उनके सिस्टम में फिट नहीं होते वो कहते हैं फेलियर। ये फेलियर्स, दुनिया में कोई फेलियर है ही नहीं। एग्जैक्टली, वो गॉड की प्रोडक्ट है। हाँ, फेलियर कैसे किसी फेल चीज को। आप अगर एक बच्चा रेस में जीत जाता है तो जो ए ग्रेड लेकर आया वो उसको कहा यू आर अ फेलियर, तुम रेस में जीत नहीं सके मुझसे, मैं रेस का चैंपियन हूँ, तुम एकेडमिक्स के चैंपियन हो। तो यही प्रॉब्लम है हमारे पेरेंट्स के माइंडसेट की। अगर हम उनका माइंडसेट ठीक कर दें तो हमारे बच्चों के हजारों किस्म के मसाइल हल हो जाएंगे, हम बहुत खुश रहेंगे जिंदगी में। लेकिन नहीं है। प्रॉब्लम मेरे ख्याल ये कि पेरेंट्स के वो अपने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो अपनी चीजें वो नहीं कर पा रहे होते, वो फिर आगे बच्चों से उस चीज को जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो। अच्छा, इससे रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन ये कि ये जो रेस का घोड़ा बना दिया उस चक्कर में बच्चे की मेंटल हेल्थ बिल्कुल खराब होगी। ये जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं ये बहुत ज्यादा है आजकल के बच्चों में पर्टिकुलरली। अब वो पेरेंट्स के लिए भी चैलेंज है कि दे आर नॉट कॉम्पिटेंट कि वो उस चीज को कैटर कर सकें एनवायरनमेंट में। अच्छा, मज़ीद टॉक्सिसिटी भरी हुई है। एक क्रिटिक कर देता हूँ आपके ऊपर, नहीं, इस मेंटल हेल्थ के ऊपर। मेंटल हेल्थ जो है ना, ये एक गेम है दुनिया में। अच्छा, गेम से मतलब ये कि ये हमें यकीन दिलवाया जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए कि हर इंसान पैंडेमिक के बाद डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। ठीक है ना, इकोनॉमिकली क्राइसिस जो पूरी दुनिया में इस वक्त आ रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इसके नतीजे में लोग डिप्रेस हैं। अच्छा, हम पे एकेडमिक प्रेशर, हम पे पीयर प्रेशर, हम पे सोशल प्रेशर्स, हम पे ये प्रेशर्स बिल्ड किए जा रहे हैं। तो बच्चे के ऊपर हम प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, इसका मेंटल स्टेटस कमज़ोर हो रहा है, तो वो मेंटल हेल्थ को इतना एग्जैजुरेट कर रहे हैं, अच्छा, आउट ऑफ प्रोपोर्शन लेके जा रहे हैं, ताकि हर इंसान ये महसूस करे कि मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। यानी जैसे वो गैस लाइट इफेक्ट होता है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, तो क्या होगा कि एक जवान जिसका जहन ही कमज़ोर हो जाएगा, वो मेंटली ही इल हो जाएगा, तो वो फिर क्या प्रोडक्टिविटी देगा उसके। आपने फिर इसका सेल्फ एस्टीम खत्म कर दी, उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया, उसका सेल्फ इमेज तबाह कर दिया। तो ये एक प्लान है। ऐसा नहीं कि मेंटल हेल्थ पहले नहीं होते थे, पहले भी होते थे। सब लोग टेंशन में रहते थे, दोस्त अहबाब होते थे, भाई बहन होते थे, वो आपके टेंशन को खत्म कर देते थे, वो आपके बर्डन को डिवाइड कर देते थे। आज यूके में या दूसरे मुल्कों में आप जाएंगे तो वो आपसे सवाल करेंगे ना कि आपका मेंटल हेल्थ कौन डॉक्टर है? आप कहेंगे मैं तो कभी गई नहीं। तो कहेंगे इट मींस यू नीड टू गो, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है जो आप गए नहीं। तो क्योंकि वहाँ की सोसाइटी डिज़ाइन ही ऐसी हो गई है कि वहाँ हर आदमी डिप्रेशन में, हर आदमी एंजाइटी में, तो उसको कहीं ना कहीं जाना है किसी से। बात तो पैसे दे के लोग बात करते हैं, यानी कोई बात करने वाला ही नहीं है, तो वो कहते हैं कि अच्छा हमसे पैसे ले लें, हमसे बातें करें। आजकल जैसे वहाँ पर वो ह्यूमन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आ गया कि वो सिर्फ बात करने के लिए जो है वो अब ये क्योंकि उन्होंने अपना सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है। तो हमारा जो इस्लामिक रिच कॉन्सेप्ट है उसमें तो भाई एक बच्चा अगर कोई हत्या किसी का इंतकाल भी हो जाता है तो इतने रिश्तेदार आके उसको घेर लेते हैं कि उसका गम बढ़ जाता है और वह रिलीफ महसूस करता है। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है, जब हम किसी को सीने से लगाते हैं तो हम अपनी एनर्जी उसके अंदर दे रहे होते हैं और उसकी एनर्जी ले रहे होते हैं, तो इन एक्सचेंज जो है वो उसका बर्डन कम होना शुरू हो जाता है। जितने लोग मिलते हैं, इसलिए तो हमारे यहाँ ताकीद है ना कि किसी का इंतकाल हो जाए आप उसको विजिट करें, ताकि उसका बर्डन डिवाइड हो जाए, तो वो लाइट हो जाएगा और फिर इंसान हल्का हो जाता है, कुछ दिनों बाद हंसने लगता है, बोलने लगता है, नॉर्मल हो जाता है। तो इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं, इस्लाम का जो वे ऑफ लाइफ है, अगर हम उसको अडॉप्ट करेंगे तो हमारी लाइफ ईजी होनी चाहिए। अगर मेरी लाइफ डिफिकल्ट हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि मैं इस्लाम के प्रिंसिपल्स को सही फॉलो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, जबकि मेरी लाइफ प्रॉब्लम में, वरना मेरी लाइफ प्रॉब्लम में नहीं होनी चाहिए। ठीक है कि एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, इसमें कोई शक नहीं है, प्रेशर बिल्ड होता है, लेकिन खुदा है ना आपके साथ, हम खुदा से मदद मांगते हैं ना, वो मदद करता है, वो हमारे लिए लॉक्स खोल देता है, वो हमें रास्ते दिखा देता है, हमें रोल मॉडल्स दिखा देता है, हम सेटल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सब सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में लग जाए, ठीक है ना, हम सब उसी दौड़ में लग जाए कि मुझे कितने लाइक्स मिली हैं, मुझे कितने इंस्टा में मुझे कितने पोस्ट मिले, ये इसका मतलब ये कि मैं ट्रैक से हट गया हूँ, मैं फिर उस फ्लो में बह गया हूँ जिसमें सब बह रहे हैं, तो फिर मैं फोकस नहीं कर सकता अपने लाइफ पर, अब मैं डिपेंडेंट हूँ लोगों के ऊपर। सही है।
यानी अगर फ़र्ज़ कीजिए अगर हम इसको जेन्युइन उसमें भी ले तो मेंटल इश्यूज अगर हैं भी, स्ट्रेस है भी, तो जो आपकी बात का कंक्लूजन ये कि खुदा पे एतमाद और तवक्कुल और वो चीज़ें अगर बच्चे में स्ट्रॉन्ग हैं तो एक बच्चा अच्छा कोप अप कर सकता है। अच्छा सॉरी मैं इसको और क्लियर कर लेता हूँ। देखिए मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, उसकी ट्रीटमेंट्स हैं, क्लिनिकल भी हैं और इस्लामिक भी हैं, ठीक है। खुदा पे ईमान रखना ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बच्चा जो अभी अच्छा बच्चा है अगर वो मेंटली स्ट्रेस में चला गया तो हमसे ये नहीं कह सकते कि तुम खुदा पे ईमान लाओगे तुम्हारा मेंटल स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। हाँ ऑब्वियसली। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू बन गया और उसके लिए सबको डॉक्टर के पास ही जाना है क्योंकि इसके अलावा कोई इसका इलाज नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। उसके लेवल्स हैं। ठीक है ठीक है। तो अगर हम किसी को कहते हैं कि भाई इसके मेंटल हेल्थ में उसको प्रॉब्लम हो रही है तो उसके साथ कोई ना कोई उसको हेल्प करे ताकि वो उससे बाहर आ जाए, वो आ सकता है, हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा ये जो अभी आपकी बात से अगर मैं इस्तिफादा करूँ, खुदा से जो ताल्लुक़ है, खुदा से एक खौफ का ताल्लुक़ भी है, मोहब्बत का ताल्लुक़ भी है, खुदा से उम्मीद का ताल्लुक़ भी है, ये कैसे पेरेंट्स नर्चर करें कि बच्चा जो है वो तवक्कुल भी खुदा पे करे, यकीन भी खुदा पे रखे, उम्मीद भी खुदा से रखे, खौफ के साथ ना कि बिल्कुल आज़ाद हो जाए। ये जो खुदा के साथ ताल्लुक़ है ये डिफरेंट डायमेंशंस में होना चाहिए, तो ये बच्चे के अंदर कैसे पेरेंट्स नर्चर कर सकते हैं? पेरेंट्स खुद करेंगे। अच्छा हाँ। ठीक है। अगर पेरेंट्स के अंदर खौफ खुदा होगा तो बच्चे के अंदर इनकलकेट खुद ही हो जाएगा। एग्जैक्टली। पेरेंट्स का राब्ता खुदा से होगा तो बच्चे का खुद ही हो जाएगा। अच्छा। ये राब्ता सिखाने से नहीं होगा। ठीक है ना, वो अलग स्टेज है सिखाने वाला। ये स्टेज वो है कि आप जी रहे हैं ज़िंदगी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर इस इंस्टीट्यूशन में नमाज की जैसे ही अजान हो और ये तय हो कि सबको नमाज पढ़ना है तो जो भी नया स्टूडेंट आएगा ना वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि सब उठ के जा रहे हैं नमाज पढ़ने। एक एनवायरनमेंट आपने ऐसा बना दिया कि अब आप नहीं करना। इस्लाम का काम है, आयतुल्लाह ख़amenei कहते हैं कि इस्लाम का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप एनवायरनमेंट बनाएं। आप एक एक बच्चे को ठीक नहीं कर सकते, हत्ता घर के अंदर भी आप एनवायरनमेंट ऐसा बना दें कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ उसमें आना शुरू। तो जो माँ बाप बैठ के घर में दुआएं करते होंगे, मजालिस में जाते होंगे, जिक्र करते होंगे, कार खैर करते होंगे, खौफ खुदा का से अमल करते होंगे, अपने एक दूसरे पर जुल्म नहीं करते होंगे, ग़ीबत नहीं करते होंगे, यानी आप इस्लामिक लाइफ स्टाइल गुजार रहे होंगे, तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली खुदा को याद तो करेगा ही ना, शुक्र होगा, खैर होगी, बरकत होगा, तो ऑटोमेटिकली। अब जो वालिदैन अपने मुहर्रम में वॉलंटियरली वर्क करते हैं, इमाम बारगाह में सर्व करते हैं, कोई चाय पिलाता है, कोई तबर्रुक बांटता है, कोई दस्तरखान लगाता है, कोई कुछ करता है, उन्हीं के बच्चे वो भी वही कर रहे होते हैं, वो भी सीख लेते हैं कि भाई हमारा काम ये है कि हम खिदमत करेंगे इमाम हुसैन की। तो ये आप सिखाते नहीं बच्चे को कि तुम्हें इमाम हुसैन की खिदमत करनी है। जो वो आप बच्चा देख रहा होता है कि पेरेंट्स किस शिद्दत से और जज्बे से वो कर रहे हैं, वो अगली दफा और आगे चला जाता है। तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है इन इस्लाम का। कॉन्सेप्ट ये है कि आप उसी शिद्दत के साथ रहें, बच्चा भी उसी शिद्दत के साथ और शायद से ज़्यादा भी चला जाए आगे। हम लोग जैसे देखते हैं अगर पेरेंट्स नमाज पढ़ रहे हैं तो बच्चे को नहीं पता क्या होता है, लेकिन वो साथ खड़े होकर एक्टिंग करना शुरू हो जाएगा कि बिल्कुल ऐसे ही, ये बहुत अच्छी मिसाल है, उसी तरह करेगा, सजदे में करेगा। एग्जैक्टली। लेकिन बच्चे हमें कॉपी करते हैं, वो हमारी सजेशंस को नहीं ले रहे होते, एडवाइजेस को नहीं ले रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं। 7 साल से ज़्यादा क्यों नहीं, फिर आपसे पूछेंगे नमाज क्यों पढ़ूं। 6 साल से पहले तक वो आपको इमिटेट कर रहा होगा, exactly. आप ही रोल मॉडल होगे ना। जैसे ही वो स्कूल जाएगा उसके रोल मॉडल चेंज हो जाएंगे, यानी एडिशनल रोल मॉडल्स आ जाएंगे, टीचर्स वगैरह। जैसे ही वो सोसाइटी में जाएगा उसके फिर पीयर्स, उसके मॉडलिंग के मॉडल्स चेंज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, फिर वो किसी को आइडियलाइज कर लेगा। लेकिन ये बात जो है ना, हम अपने इस्लामिक वैल्यूज़ को या कनेक्शन विद गॉड, विद कुरान कैसे हम करेंगे, तो ये हमें खुद करना होगा। देखिए ना, वही वाली बात है, आप अगर बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है तो ऐसे ही तो नहीं है ना दरवाजा भाई, कुछ करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा उस एक चीज़ के लिए। अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम फिर वेस्ट में बहुत ज़्यादा आता है। हमने ऐसे एग्जांपल्स यानी स्कॉलर्स वगैरह से हम सुनते हैं, यानी ऐसी फैमिलीज़ हैं, कराची में हमने उनको देखा बेहतरीन नज़ारात वो कर रहे हैं, बेहतरीन जो है वो नवाज़ शब अदा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कनाडा शिफ्ट हो गए, अमेरिका शिफ्ट हो गए, यूके शिफ्ट हो गए। अब क्या हुआ, अब जो अगली नस्ल है वो हत्ता दीन पे भी बाकी नहीं है। वो अचानक एक शदीद किस्म का एक शिफ्ट आता है कि यहाँ पर इतनी दीनदारी और वहाँ पर बच्चे इतने, मतलब पूछना मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि यहाँ पर उनकी तरबियत का मसला है या उधर का एनवायरनमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि बच्चे जो हैं वो अपने इस पर, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि हत्ता तीसरी जनरेशन वो दीन का नाम लेना भी पसंद नहीं करी, वो क्लियरली। दूसरी जनरेशन जो है वो अभी ये
कि नाम की मुसलमान है, उनके नाम में मुस्लिम लगा हुआ है, दे आर सेटिस्फाइड। जो तीसरी जनरेशन है वो बिल्कुल कि ठीक है, गॉड है नहीं है, वी डोंट केयर अबाउट इट। इसको हम स्टेप्स में देखेंगे, अलग अलग करेंगे इसको, एक जनरल रूल नहीं बना सकते। ओके, ठीक है। पहला रूल ये कि एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है या नहीं करता? करता है। दीन ने उसकी फुल टाइम ताकीद की है, ठीक है ना। इस्लामिक मुल्क में रहो, ठीक है ना, नमाज जमात अटेंड करो, ये सारा एनवायरनमेंट है ये। तो किसी फैमिली के लिए एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस कर जाता है, किसी एनवायरनमेंट पे इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता किसी फैमिली पे। ये एक जनरल बात है। यानी अगर 4 रिलीजियस फैमिली जा रही हैं तो उसमें से 2 रिलीजियस फैमिली के ऊपर एनवायरनमेंट असर कर सकता है, 2 पे हो सकता है ना करें। ये एक बात हो गई, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि माँ बाप का बिहेवियर जो इस सोसाइटी में है बच्चों के साथ, क्या वही बिहेवियर वहाँ जाकर भी है? वही सर्कमस्टांसेस हैं, वही कंडीशंस हैं, या नहीं सब कुछ चेंज हो गया वहाँ जाके? तो उसका फिर अलग रिजल्ट आएगा। अच्छा, जो बहुत डेप्थ में बात है ना, वो ये बात है कि आप चाहे यहाँ रहें या चाहे वहाँ रहें, बचाने वाला खुदा की ज़ात है। आपका खुदा से कितनी बॉन्डिंग है, खुदा से आपकी कितनी कनेक्शन है, वो सब अपनी जगह है कि आपको प्रोटेक्शन देना है, गाइडेंस देनी है, सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें इलाही हैं, ठीक है ना। अरब दौर जाहिलियत में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इससे बदतर दौर तो नहीं था ना कोई भी, लेकिन लोग कन्वर्ट होकर अच्छे होते गए ना, और उसमें बुरे भी हुए अच्छे भी हुए, तो उसी बुरे दौर में अच्छे लोग बनने शुरू हो गए, ठीक है। तो आपको ना इलाही मदद चाहिए होती है। आयतुल्लाह बहजत के एक शागिर्द थे, वो तबलीग के लिए ना यूरोप गए, फिर उनको ज़ाहिर है वो भी रूहानी शख्सियत थी, तो अब उनको लोगों ने कहा भाई हमें तो आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, आप आ जाएं। अब वो बेचारे कश्मकश में चले गए कि मैं क्या करूं, यहाँ पे भी इतनी रिसालत जो है यहाँ पे इस वक्त है कि मैं काम करूं। तो वो उनको कहा, कन्विंस किया लोगों ने कि भाई ईरान नहीं, आके आप यूरोप में काम करें, हम आपकी पूरी फैमिली को स्पॉन्सर करेंगे। तो आयतुल्लाह बहजत की खिदमत में गए, उन्होंने कहा कि भाई मुझे कुछ आप ऐसी दुआएं वगैरह बताएं ताकि मैं अपने बच्चों को तो बचा लूँ एटलीस्ट। हाँ, तो उन्होंने उनसे कहा कि ये बात तुम मुझसे कह रहे हो, इसके एग्जैक्ट जुमले वो नहीं है मुझे याद है, लेकिन मफहूम ये है कि तुम्हें पता है कि बचाने वाला तो खुदा है, हमारा काम तो सिर्फ कोशिश करना है। तो तुम जाओ, तुम्हारी रिसालत है, तुम जाओ और खुदा से ना तुम मदद मांगो, तुम्हें खुदा बचा लेगा। तो ये हमारा ना, ये हमारे ना कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें निकल गई हैं। हाँ, exactly. हम समझ रहे थे हम सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सही तो करें पहले। हाँ, इन पेरेंट्स में कॉन्सेप्ट वो प्लेइंग गॉड जिसको कहते हैं, वो खुद खुदा बन जाते हैं। ये प्रॉब्लम है कि हम हर चीज़ के जिम्मेदार खुद हैं। खुद हैं। हम बच्चे के ना, मैं मिसालें नहीं देना चाह रहा, लेकिन ऐसे लोग हैं जो ज़ाहिरन रिलीजियस हैं, आप उनका जाहिर देखेंगे तो वो रिलीजियस है, लेकिन माइंडसेट उनका रिलीजियस नहीं है। तो जब वो बाहर जाते हैं ना, वो स्लिप हो जाते हैं, वो इजीली स्लिप हो जाते हैं, टेम्प्ट कर लेती हैं चीज़ों को, क्योंकि अंदर से वो होता है डिजायर, वो नहीं कर रहे होते क्योंकि मौका नहीं मिल रहा होता। जैसे मौका मिलता है वो स्लिप हो जाता है। हाँ, यानी अभी एक रिलीजियस एनवायरनमेंट है, इस्लामी मुल्क है, हम ये करेंगे लोग क्या कहेंगे, तो वो उससे चीज में आके रुक जाते हैं। यानी वो जो चीज रोक रही है वो असल में एनवायरनमेंट रोक रहा है, उनके जो अंदर की एक है वैल्यूज जो उनकी हैं। यानी वो यार रिलीजन को उन्होंने रखा एक जाहिर के तौर पर, रिलीजन ने जो वैल्यूज दी थी वो उनके अंदर वो नहीं हुई, वो पूरी तरह एस्टैब्लिश नहीं हुई। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है ना वो इम्पोर्टेंट ये कि अब इसका ताल्लुक इधर उधर से नहीं है, एक जनरल बात से है, वो ये कि क्या हम हलाल खाते हैं। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, क्या हम हलाल खिलाते हैं, हलाल कमाते हैं, इस पे हमारा कोई फोकस नहीं है, कंसर्न ही नहीं है एक्चुअली में कि ये इस चीज़ का कोई एक फैक्टर इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जब आपकी डाइट यानी आपका खाना जब हलाल ही नहीं होगा तो रूह कैसे इन्फ्लुएंस करेगी? एग्जैक्टली। जबकि कुरान जो है वो हलाल से अगले स्टेप पे तैयब का हुक्म दे रहा है कि जब आपने खाना है तो आपने हलाल में से जो तैयब है वो आपने खाना है। ठीक है, तो अगर हम बड़े पिक्चर में चले जाएंगे ना, तो हमें ये पता है कि जब हम हलाल नहीं खा रहे, हलाल नहीं कमा रहे, तो उसके असरात आएंगे ना जिंदगी में। वो तो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुआ है कि वो मेरी बात तुम पे असर नहीं करेगी क्योंकि तुम्हारे शिकम आराम से भरे हुए हैं। तो वो अगर इमाम की बात असर नहीं करे तो पेरेंट्स आर नथिंग। फिर अब आप जब वेस्ट में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है रिस्क फैक्टर बढ़ता चला जा रहा है ना। और जो आप थर्ड जनरेशन की बात करें बिल्कुल ऐसे ही है,
क्योंकि आपकी जनरेशन ने कुछ चीज़ें देखी हैं और आपने अपहोल्ड की हुई हैं, लेकिन वो जो कि पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ तो एथियस्ट बैठा हुआ है, वो 1 मिनट में उड़ा देगा उसको, मिनट में उड़ा देगा, ठीक है। और उसके बाद वो कहेगा, जैसे मैं एक फैमिली से मिला यूके में, तो वो मुझसे कहने लगे कि मुझे ना पहले इतनी टेंशन नहीं थी, लेकिन जिस दिन मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि अगर कोई लेस्बियन शादी कर रही है तो इट इज़ हर राइट, पीपल शुड गेट देयर राइट्स। कहने लगे उस दिन जो है ना मेरे अलार्म बजने शुरू हो गए कि ये क्या हो गया। मैं तो आया था यूरोप में कि मैं बचा रहूँगा, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी बेटी, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस पाकिस्तान आ जाऊँ, क्योंकि अगर मेरी बेटी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है तो इसकी औलाद का क्या होगा फिर। एग्जैक्टली। तो अब बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं वापस इंडिया, पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट में आ रहे हैं ताकि अपने बच्चों को इस जो है ना अच्छा ये वाला भी आजकल इशू है कि ये लोग चले गए, यानी हमारे अपने कुछ काफ़ी जानने वाले बाहर चले गए, उसके बाद वहीं पर बच्चे पैदा हुए, अब ये कि दे वांट टू कम बैक, अब वो वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे अब टीनेज में वो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हैं, वो अब कह रहे हैं कि नहीं हम पाकिस्तान में एडजस्ट नहीं हो सकते, हम यहाँ वापस नहीं आ सकते। ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट की प्रोडक्ट है ना। हाँ। और वो सिटीजन है, वो आपको क्लेम कर सकते हैं, आप टच नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती नहीं। मैं खुद यहाँ पे एक फैमिली को जानता हूँ जो यहाँ से कनाडा सेटल हुए थे, और जब उनको लगा कि ये गलत हो गया है, क्योंकि वो सैयद फैमिली थी, उनकी बेटी फिल्म स्टार बनना चाह रही थी, ये उनके लिए गवारा नहीं था, जो कि होना भी चाहिए था। उन्होंने अब पूरी फैमिली को लेके आ गए यहाँ पे, और उन्होंने कहा कि पासपोर्ट सब फाड़ दिया कि अब जाएंगे ही नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकता मेरी ज़िंदगी में। अच्छा। उसने जाके कैनेडियन एम्बेसी में क्लेम कर दिया, वो उठ के चली गई। अब वो सारी ज़िंदगी पकड़ सब बैठ के पीट रहे हैं कि क्या हो गया। तो ये हमें नहीं पता होता बाज़ दफ़ा जो है ना कहाँ से क्या हो जाए, यानी वो जैसे वो एक डोमिनो इफेक्ट होता है ना, यहाँ से एक चीज़ गिरी, अब वो आगे जाके वो सर पे आके वो एक बड़ा ब्लॉक गिरेगा, तो लेकिन ये सारा प्रोसेस इरिवर्सिबल है। हाँ, ये जो सारे डिसीजंस हैं वो इरिवर्सिबल है, आप वापस नहीं जा सकते। मैं इसको जनरलाइज नहीं करना चाह रहा, मैं एक ऐसे केस बता रहा हूँ। जी इस तरह के और बहुत सारे केसेस हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूरोप में उल्टा सीधा हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, हम पीछे नहीं है यूरोप से यहाँ पे। जी यानी पाकिस्तान में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो यूरोपियन से आगे, अगर आप उनका लाइफस्टाइल देखेंगे तो उनके लाइफस्टाइल में कहीं से आपको इस्लाम नजर नहीं होगा। वो जो उनकी मरूबियत है वेस्ट से, वो अगर हम वहाँ नहीं जा पा रहे तो हम अपने आकाओं का जो लाइफस्टाइल है वो हम यहाँ पे भी अपना, हमें यहाँ पे भी बच्चों को बचाना है। वहाँ ज्यादा आसान है बचाना, ये कह के कि देखो ये गोरा है, इसकी ये बुराई है, वो कहते हैं तो अपने वहाँ पे आप आइसोलेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप बाइफरकेट नहीं कर सकते सोसाइटी में कि वो और है हम और है। तो ये बड़ा चैलेंज है। यानी आज के दौर में हम जितने चैलेंजेस से गुजर रहे हैं ना, ये हम आँख बंद करके कहेंगे अल्लाह कर ले, ऐसा कोई चक्कर नहीं। अल्लाह ने कानून बनाया, उस कानून के तहत होगा। तो हमें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि जो है ना वो हम डेवलप कर सकें, बेहतरी की तरफ जा सकें। और हो रहा है, आप देख रहे हैं सोसाइटी में दो तरह के डिविजन्स हो रही हैं, जैसे कि हम दुनिया में देख रहे हैं, ग्लोबली हम देख रहे हैं कि हक और बातिल बाइफरकेट हो रहे हैं अलग-अलग। और आपके सामने इजराइल का जो सही चेहरा है, कबीह चेहरा है, वो सामने आ गया और उसकी पूरी टीम सामने आ गई है। एग्जैक्टली। इसी तरह मोमिनों में भी और गैर मोमिन में भी डिवीजन होती चली जा रही है, और जो हक की तलाश में है या जो हक का साथ देने वाले लोग हैं वो एक तरफ होते चले जा रहे हैं। और हमें ये दुआ करनी कि खुदा हमें इस तरफ रखे, हमारे औलादों को इस तरफ रखे ताकि हम बचे रहें। सही है। दीन का जैसे आपने बात की कि जाहिर कुछ लोगों में है, लेकिन वो जो दीन वैल्यूज़ देना चाह रहा था वो नहीं है। हमने बच्चों के दीन के ज़ाहिर पे काम कर लिया, हमने खुदा के ऊपर एतमाद, अकायद को मजबूत कर दिया, तौहीद उनकी मजबूत होगी, लेकिन उसके बाद दीन जो वैल्यूज़ दे रहा है, जो दीन का एक वैल्यू सिस्टम है, जो ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं, वो अदालत है, मसावात है, उसके बाद जो है वो वादत है, यानी जो दीन का एक फ्रेमवर्क है वैल्यूज़ का, वैल्यूज़ कैसे सिखाए जाएँ बच्चों को? देखिए, वैल्यूज़ एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। अच्छा, बताने की हद तक तो, कॉन्सेप्ट की हद तक तो ठीक है, वो फितरत में मौजूद है, वो आप सिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। किसी को भी मुश्किल में देखेगा वो मदद करना, हमदर्दी, उसकी वैल्यू मौजूद है, एक फितरत में मौजूद है। वैल्यूज़ हमारी सारी फितरत में अल्लाह ताला ने डाली हुई हैं, उसको नर्चर नहीं किया हमने, उल्टा से दबा दिया। ठीक है, अगर वैल्यूज़ को हमें नर्चर करना है ना, तो हमें उसको वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है ताकि वो नर्चर हो, वो सो ना जाए। हमारी फितरत मरेगी तो कभी भी नहीं सो जाएगी, उसको जगा के रखना है और उसको नर्चर करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये सिर्फ बातों की हद तक ना हो, ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस वाली चीज़ें हैं। यानी मैं आपको एक फल का तारीफ करता रहूँ, ये फल में ऐसे इसका टेस्ट है, ये आप सुन तो लेंगे,
लेकिन कभी इसको नहीं होगा। हाँ। तो जब आप एक्सपीरियंस करेंगे ना, वो आपका जो बिलीफ सिस्टम बनेगा वो इस्लाम चाह रहा है, और इस्लाम एक प्रैक्टिकल रिलीजन है, ठीक है। जब भी वो आपको जितने भी इस्लाम के अहकाम है ना वो सारे सोशल हैं। नमाज पढ़ें जमात के साथ, हाँ, इंडिविजुअल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जाएं सोसाइटी में लोगों के साथ उठे बैठे, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, हाँ। देख लो भैया ये है सोसाइटी, ऐसे जीना है तुमको, खुदा के साथ आना, खुदा के पीछे चलना है तो ऐसे जीना है, ठीक है। तो फिर क्या हम वाकई हम सब एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खाते हैं? हम अपने नौकरों का गिलास और प्लेट अलग रखते हैं या एक ही खाना खाते हैं? हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन हमारा बिल्कुल प्रैक्टिकल जीरो है, ठीक है ना। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे वो फुटेजेस और ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं कि एक फैमिली रेस्टोरेंट में गई है लेकिन जो मुलाजिम है वो खड़ा हुआ है बाहर है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, हाँ। उसको उस तरह का वो नहीं देती। एक जगह मैं गया वहाँ दावत में, तो यही खाने की बात आई, दस्तरखान लगा, मैंने कहा ड्राइवर को बुला लें, तो वो मेरी शक्ल देखने लगे कि आगा साहब आप अपने ड्राइवर को यहाँ बुला रहे। तो मैंने बोला भाई अगर मैं ही नहीं कर पाऊंगा तो फिर और कौन करेगा? हाँ। तो उनका चेहरा ना अजीब सा हो गया उन लोगों का कि ये क्या कर रहे हैं, ये ड्राइवर हमारे बराबर हाँ हमारे बराबर बैठेगा। भाई खुदा अगर कल को खुदा मुझे ड्राइवर का बच्चा बना देता तो मैं क्या करता? तो खुदा का प्लानिंग है ना, खुदा इम्तिहान लेता है ना हमारे, इधर बैठा के उधर बैठा के। हमारे भी एक फ्रेंड वैसे बता रहे थे, मतलब उन्होंने एक पर्सन को देखा, यानी वो गाड़ी में जा रहे हैं और गाड़ी की जो डिग्गी है उसमें एक जैसे काम वाली होती है उस बच्ची को बिठाया हुआ है। अच्छा, अब साइकी क्या थी, अगर वो आगे बिठाते तो बराबरी हो जाती, पीछे बिठाते तो खुद ड्राइवर हो जाते। तो लास्ट सोल्यूशन क्या था कि उन्होंने गाड़ी की डिग्गी खोल के सामान के साथ जो है ना उस बच्ची को बिठाया। हम उस क्लास सिस्टम से बाहर ही नहीं आए। एग्जैक्टली, हम अभी तक वही वो है। और मेरे ख्याल इसकी बेस्ट एग्जांपल एक हज है कि जहाँ अल्लाह ताला सारी चीजें निकाल के दो चादरों में जमा कर देता है कि ये सीईओ था, ये पीएन था, अब ये दोनों इक्वल है यहाँ पर। बहुत अच्छी मिसाल दी आपने, ऐसे ही है। ठीक है, तो लाइफ जो है ना बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन सब हमने अपने लिए बनाई हुई है। एग्जैक्टली। अगर हम सिंपल तरीके से जीना शुरू करें ना आपको बहुत मजा आएगा। आपको ना आपको लगेगा कि इस्लाम ने लाइफ हमारी इजी कर दी है। ये हमने बना बना के प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स जो है ना बर्बाद कर दिए दीन को। जहाँ अपना मतलब हुआ यूज़ किया, जहाँ नहीं हुआ वहाँ साइड पे कर दिया। ये है मसला है। ठीक है, पॉडकास्ट का भी बहुत मजा आया आपके साथ। मुझे थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे कि भी उनमें मेरे ख्याल में डेप्थ चाहिए होगी। दोबारा इंशाल्लाह हम आपको ज़हमत देते रहेंगे, दोबारा तंग करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।